मुख्य सामग्री पर जाएं। नोवेल एरो आ C61 पड़ोसी का पेंटोथेनिक एसिड। रेस्टोरेंट को सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन चेंग सू ने इसे खोलने में जल्दबाजी नहीं की। उसने फास्ट फूड बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन निश्चित रूप से रेस्टोरेंट में व्यक्तिगत रूप से परोसे जाने वाले तले हुए व्यंजन भी होंगे। फास्ट फूड के लिए खाने की गाड़ी की जरूरत होती थी, जिसमें पानी रखा जा सके और खाना गर्म किया जा सके, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में देखा था और यहाँ तक कि वहाँ खाना खाया भी था। 21वीं सदी में भी खाने की गाड़ियों में ग्राहकों के लिए करीने से व्यंजन सजाए जाते थे, बस फर्क इतना था कि हर साल कीमतें बढ़ती जा रही थी। चेंग सू ने पूछताछ करके रसोई के सामान बनाने वाली एक कंपनी का पता लगाया। उसने खाने की गाड़ी और बर्तनों का अपना डिजाइन दिया, उन्हें जल्दी बनवाने के लिए अग्रिम भुगतान किया और फिर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ी। बाजार में काफी चहल पहल थी। बाजार के अपने स्टॉलों के अलावा आसपास के कई गांवों के ग्रामीण भी अपना उत्पाद बेचने के लिए लाए थे। मांस, सब्जियां, चावल, ये सब अनाज या मांस के कूपन के बिना ही उपलब्ध थे, जो बहुत सुविधाजनक था। चेंग सू की योजना के अनुसार उसका लक्ष्य दिन में 2 बार नाश्ता और दोपहर का भोजन परोसकर व्यवसाय करना था। खाने की गाड़ी के आने का इंतजार करते हुए उसने कोई जल्दी नहीं की। उसने पहले कुछ सूखे और जल्दी खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ खरीद लिए ताकि उन्हें स्टॉक कर सके। उसने ठेला आने तक ताज़ा मांस और सब्जियां खरीदने का इरादा किया, नहीं तो उन्हें अभी स्टोर करने से उनकी ताजगी कम हो जाएगी और पकवानों का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। इसलिए चेंग सू ने बाजार का पूरा चक्कर लगाया, बहुत सारी चीजें खरीदी और अंत में एक ठेला वाले व्यक्ति को पैसे देकर उन सभी चीजों को वापस रेस्तरां तक ले जाने में मदद ली। ये रेस्टोरेंट पहले ओल्ड वांग्स फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता था, और अब जब उसने इसका कार्यभार संभाल लिया था तो वह उस नाम का उपयोग जारी नहीं रख सकती थी। यह उसका अपना नाम होना चाहिए था। इसके अलावा इसका प्रचार करना सबसे अच्छा था। जी हाँ, पर्चे छपवाकर स्कूलों के आसपास बांटे ताकि उनके व्यवसाय के बारे में कुछ चर्चा हो सके। चेंग सू ने खुद फ्लायर्स डिजाइन किए, बड़ी संख्या में उन्हें प्रिंट करने के लिए एक छोटी प्रिंटिंग शॉप की तलाश की और यहाँ तक कि ग्रैंड ओपनिंग डिस्काउंट को भी प्रमुखता से दिखाया। इन सब बातों के निपटारे के बाद चेंग सू ने फूड कार्ट की प्रगति की जांच करने और डिलीवरी की तारीख जानने के लिए रसोई उपकरण निर्माता के पास दोबारा दौरा किया और फिर रेस्तरां खोलने के लिए एक शुभ दिन चुना। जब से उसने रेस्तरां का कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक चेंग सू बाहर व्यस्त रही है, वास्तव में जल्दी उठने और देर से लौटने की कार्यनीति का उदाहरण पेश करती रही है, जिसने चुनहुआ और अन्य लोगों को बहुत उत्सुक कर दिया है। कमांडर क्यूई की पत्नी ने हाल ही में सैन्य समुदाय में प्रवेश किया था और उन्हें सब कुछ से अपरिचित होना चाहिए था, लेकिन जिन दिनों ताइगुओ मिशन पर बाहर होते थे वह कहीं नजर नहीं आती थी। जब चेंग सू घर लौटी तो जिज्ञासु चुनहुआ ने तुरंत मौका पाकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। ओह, घर पर खाली बैठे बैठे मैंने सोचा कि कोई उपयुक्त काम या व्यवसाय ढूंढ लूं, चेंग सू ने कहा, जो स्पष्ट रूप से थकी हुई लग रही थी। तो बस यही था। सैन्य भत्ते अधिक नहीं थे, खासकर उन अधिकांश सैनिकों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे और जिनके गृहनिगरों में बड़े परिवार होते थे जिनका उन्हें भरण पोषण करना होता था। एक मामूली भत्ता कभी भी पर्याप्त नहीं होता था। इसलिए सेना के साथ जाने वाले परिवार के सदस्य अक्सर काम करते थे यदि उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं होती थी, और यहाँ तक कि जो महिलाएं अपने पतियों की देखभाल करने और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर रहती थी, वे भी घर पर कुछ हस्तशिल्प का काम करती थी, जिससे उन्हें थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो जाती थी, क्योंकि आखिरकार जीवन इसी तरह चलता है। हम अपने द्वारा बनाई गई हर 20 हस्तशिल्प कृतियों पर 5 सेंट कमाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें से कुछ घर ले जाकर बना सकते हैं, चुनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। चेंग सू मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ आ जाऊंगी। चुनहुआ ने विनम्रतापूर्वक टालमटोल को भांप लिया, उसकी ओर देखा और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ये सच है, आप एक पढ़ी लिखी इंसान हैं, आपको हस्तशिल्प करने की जरूरत नहीं है, आप तो शिक्षिका भी बन सकती हैं। चेंग सू ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि उनके विपरीत जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद केवल साक्षर होने और गिनती करने में सक्षम होने से ही खुश थे। ये सोचते ही उसके मन में एक बार फिर खटास सी उठ खड़ी हुई। उसका पति एक कंपनी कमांडर था और वह पढ़ी लिखी थी, वह जो भी नौकरी करती वह हस्तकला से कहीं अधिक सम्मानजनक होती है ना। C62 धनराशि कम हो रही है। चुनहुआ का मन खटा था, लेकिन जाहिर है चेंग सू को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह अपने छोटे से रेस्टोरेंट के उद्घाटन में व्यस्त थी, देर से घर आती और जल्दी निकल जाती थी और पहले से ही काफी थकी हुई थी। अगर उसे पता भी होता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं तो भी उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसके पास निपटाने के लिए बहुत सारे मामले थे और वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाली किस्म की नहीं थी। स्नान करने के बाद चेंग सू ने कुछ कागज और एक कलम निकाली, साथ ही पिछले कुछ दिनों से बचे हुए पैसे भी निकाले और उन सभी को फैलाकर रख दिया। उसे रेस्टोरेंट चलाने की लागत का हिसाब लगाना था और देखना था कि उसके पास कितना पैसा बचता है, ताकि वह उद्घाटन के दिन तक का खर्च चला सके। एक निश्चित रकम का अनुमान लगाना बेहद जरूरी था,
नहीं तो अगर उद्घाटन के दिन ही सारा पैसा खत्म हो जाए और सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे न बचे तो यह एक मजाक ही होगा। विभिन्न रसीदें और खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक नोटबुक लिए हुए चेंग सू ने हर चीज की बारीकी से गणना करना शुरू कर दिया। वह इतनी गंभीर थी कि एक लेखाकार जैसी लग रही थी। 1 घंटे बाद उसने मेज पर बिखरे हुए कुछ नोटों को देखा और एक लंबी आह भरी। कहावत है, घर संभालने से पहले लकड़ी और चावल की कीमत का पता नहीं चलता, मालिक बनने से पहले मालिक की परेशानियों का पता नहीं चलता। व्यापार में चाहे वह एक छोटी सी दुकान ही क्यों न हो, आपको खर्चों का हिसाब रखना पड़ता है। जब हर चीज का हिसाब किताब हो जाता है तभी आपको एहसास होता है कि हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, चाहे वह बड़े पैमाने का काम हो या तेल की एक कटोरी या बोतल। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तो व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त प्रबंधन की समस्या वास्तविकता बन जाती है, और पर्याप्त धन के बिना इस तरह का व्यवसाय चलाना संभवतः कुछ लोगों के बाल सफेद कर देगा। अब चेंग सू को ही अपने सफेद बालों को लेकर चिंता करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने जो पैसे बचाए थे वे अब कम होते जा रहे थे। खाने का ठेला बुक करने, पर्चे छपवाने और इधर उधर की खरीदारी करने के बाद उसके पास अब 4 ताइगो डॉलर से भी कम बचे थे। पैसा सचमुच टिकता नहीं है। चेंग सू ने कुछ नोटों को देखा और उसे फिर से सिर दर्द होने लगा। वह कुछ ही डॉलर में रेस्टोरेंट कैसे खोलने वाली थी, और अभी तो उद्घाटन का दिन भी नहीं आया था। इसलिए उसे रेस्टोरेंट को सजाने के बारे में सोचना ही छोड़ देना पड़ा। सामग्री के लिए पैसे न होने पर वह सजावट के बारे में क्या सोच सकती थी। और फिर कर्मचारियों की भर्ती का मामला था। शुरुआत में रेस्टोरेंट का संचालन अकेले उसके दम पर नहीं हो सकता था, उसे मदद के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ा। लेकिन ये तत्काल कोई वित्तीय समस्या नहीं थी। कर्मचारियों का वेतन 1 महीने के काम के बाद तय हो जाता था और कुछ नियोक्ता तो आधे महीने का वेतन भी रोक लेते थे, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सजावट का काम बाद में भी हो सकता था। रेस्टोरेंट का नाम तय होते ही वह उसे खोल सकती थी। पैसे आने के बाद वह अपनी इच्छानुसार सजावट कर सकती थी। इस समय सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी थी। वह सोच रही थी कि उद्घाटन के दिन तक इस छोटी सी रकम में से कितना बचेगा। अगर पूर्वी हवा को छोड़कर सब कुछ तैयार हो और व्यवसाय शुरू करने के लिए केवल सामग्री के लिए पैसे की कमी हो तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। वास्तव में सपने परिपूर्ण और समृद्ध होते हैं, जबकि वास्तविकता विकराल और कठोर होती है। वह व्यापार करने को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये रुक सकता था, जो शर्मनाक होगा। एक झटके में उसने नोटबुक बंद कर दी और कलम को अपनी नाक के पास रख लिया, अपने होठों को सिकुड़ते हुए और एक हाथ से उसे अपने गाल पर टिकाए हुए विचारों में खोई हुई थी। ची ताइगो आसपास नहीं था, और अगर वह उसकी मदद भी मांगती तो उसकी दूर से मिलने वाली सहायता उसकी तत्काल आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती। पड़ोसियों से पैसे उधार लेना तो और भी मुश्किल था। वह शहर में नई थी, कुछ ही जान पहचान वालों को जानती थी, और वो भी बहुत अनौपचारिक। वे सोचते होंगे कि इतनी बेबाकी से पैसे उधार लेने पर तुम्हारा क्या कसूर है। ठीक है, अगर उसमें पूछने की हिम्मत भी हो जाए तो क्या लोग उसे पैसे उधार देंगे या नहीं। विशेषकर सेना में, जहां हर किसी का दैनिक जीवन विशेष रूप से समृद्ध नहीं था। यदि उनके पास थोड़ा पैसा होता भी था तो वह आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए ही होता था, इसलिए वे वास्तव में कितना उधार दे सकते थे। बहुत करीबी दोस्तों को छोड़कर किसी भी समय पैसे उधार मांगना मुश्किल होता है। चेंग सू का स्वभाव ऐसा था कि उसे दूसरों को परेशान करना कभी पसंद नहीं था, क्योंकि दूसरों को परेशान करना खुद को परेशान करने के समान था। उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। C63 निजी धन की जब्ती। जैसा कि चेंग सू को उम्मीद थी, जब तक भोजन गाड़ी रेस्तरां में पहुंचाई गई और कारोबार शुरू करने का दिन आया, तब तक उसके पास जो 4 युआन से भी कम थे वे घटकर केवल 2 युआन रह गए थे। 2 युआन लेकर वह बाजार गई और ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ सबसे सस्ती मूली और पत्ता गोभी ही मिल पाई। मांस, जैसे सुअर की पसलियां और चिकन, तो बस कहने की बात थी। उसे थोड़ा चर्बी वाला सुअर का मांस मिल तो गया, लेकिन वह भी काफी नहीं था। एक साधारण रेस्तरां खोलने के लिए भी कई तरह के मांस की जरूरत होती है। क्या करें? चेंग सू हताश होकर घर लौटी और बिस्तर पर लेटकर खाली निगाहों से घूरने लगी। ये सचमुच सच था कि सब कुछ तैयार था, बस एक अहम चीज बाकी थी। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। काश उसे पहले पता होता तो वह वांग बहन और बाकी लोगों को दी जाने वाली ट्रांसफर फीस में 10 युआन कम कर देती। चुकाते समय 2 युआन ज्यादा ब्याज देने से वह आज इस शर्मनाक स्थिति में नहीं पहुंचती। तो यह उनका पहला व्यावसायिक उद्यम था और वह इतनी अनुभवहीन थी कि लागतों की सही गणना करने में विफल रही। या शायद वह रेस्टोरेंट हासिल करने को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई और परिणामस्वरूप उसने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया। दोनों ही स्थिति में यह उसकी अपनी ही गलती थी कि उसने ठीक से योजना नहीं बनाई। उसे भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। चेंग सू बिस्तर से उठी और फिर भी हार न मानते हुए उसने अपना निजी कैश बॉक्स निकाला और उसे खोला। वह जगह बिल्कुल खाली थी। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने एक बार फिर अपनी सारी चीजें खंगाली, लेकिन उसे बेचने या गिरवी रखने लायक कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। हालांकि कैबिनेट पर पदक और ट्रॉफियां थीं, जो सभी की हुई ताइगुओं की गौरव गाथा से संबंधित थीं।
अगर इन्हें नकदी में बदला भी जा सकता, तब भी वह इन्हें गिरवी रखने या बेचने की हिम्मत नहीं करती, चाहे उसके पास 9 जिंदगियां ही क्यों न हो। अगर क्यूई ताइगुओ को पता चल गया तो वह गुस्से से उसे पिघला देगा। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती। चेंग सू ने अपने गाल पर एक थप्पड़ मारा और खुद को दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। लेकिन ऐसा लगता था मानो उन पदकों में कोई जादू समाहित हो, जो लगातार उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। चेंग सू ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां मुश्किल से एक पदक को छूने वाली थी, उसके दूसरे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। चेंग सू, संभल कर रहो, उसने खुद को डांटते हुए कहा। अगर तुम पारिवारिक संकट नहीं चाहती हो तो इन विचारों को अभी के अभी दूर कर दो। पदकों को काफी देर तक निहारते हुए चेंग सू अचानक हंस पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पैसों के लिए उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी और पदकों को छूने तक का मन करेगा। अगर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को ये बात बताएगी तो शायद वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि वह कैसी होगी। वह शायद बहुत दुखी होगी, ये जानकर कि वह इतनी ऊंचाई से गिर गई है। उसकी आत्मा अब इस युग में निवास कर रही है, मरी नहीं है बल्कि एक निष्क्रिय अवस्था में है। अफसोस, वह अब इस बारे में और ज्यादा नहीं सोच सकती थी। अगर वह सोचती रहती तो वह भी उदास हो जाती। चेंग सू की नज़र फिर पदकों के बगल में रखी कुछ किताबों पर पड़ी, जिनमें बाइबल समेत कई तरह के ग्रंथ थे। क्या सच में ची ताइगुओ नाम का वह आदमी ऐसी किताबें पढ़ता था? अविश्वसनीय, इसीलिए तो उसकी आस्था ईश्वर और यीशु में होना स्वाभाविक था। चेंग सू ने बाइबल उठाए और उसके पन्ने पलटने लगी, और वाकई वह बाइबल ही थी। वह पूरी किताब को सरसरी तौर पर देख रही थी कि अचानक वह रुक गई। यह चेंग सू ने किताब में फंसा बुकमार्क निकालते हुए अपनी आंखें सिकुड़नी और होठों पर मुस्कान बिखेर दी। कितना अनोखा बुकमार्क है, ग्रेट यूनिटी आरएमबी। जी हाँ, ये तथाकथित बुकमार्क वास्तव में ग्रेट यूनिटी आरएमबी का नोट था, जैसे कि ताइगुओ ने वहां रखा था। तो क्या यही उसका छिपा हुआ पैसा था? हाँ, निजी बचत छिपाने का कितना अनोखा तरीका है। चेंग सू ने जल्दी से किताब के बाकी पन्ने पलटे और उसमें एक और महान एकता का नोट पाया। फिर उसने दूसरी किताबें उठाईं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे अन्य पन्नों के बीच छिपे हुए ग्रेट यूनिटी के कई और नोट्स मिले। चेंग सू का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे पति पत्नी के रूप में एक हो गए थे। वह उसका था, इसलिए ये निजी धन अस्थायी रूप से जब्त कर लिए गए। C64 सोने का पहला घड़ा। 20 जून 8 बजे पंचांग के अनुसार व्यवसाय शुरू करने का शुभ समय था। बहुत ही भाग्यशाली। चेंग सू ने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक बाशियान टेबल लगाई, जिस पर उसने उबले हुए सुअर के मांस की एक प्लेट, कई सेब, चावल की शराब के कुछ कप रखे और एक कटोरे में चावल के साथ कुछ अगरबत्ती रखी। उद्घाटन समारोह में चढ़ावे की आवश्यकता होती थी। ये प्रथा प्राचीन काल से अपरिवर्तित थी। अपने पिछले जीवन में उसने होटल के भव्य उद्घाटन देखे थे, जिनमें चढ़ावे के रूप में भुना हुआ सुअर का बच्चा, शेर नृत्य, रिबन काटना और पटाखे फोड़ना शामिल था। अब वह एक छोटा सा रेस्तरां खोल रही थी और इतना भव्य प्रदर्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए एक साधारण पेशकश से ही काम चलाया। चेंग सू ने अगरबत्ती पकड़ी, उसे जलाया और आंखें बंद करके कई बार झुककर आशीर्वाद का जाप किया। फिर अगरबत्ती को बुझा दिया और समृद्धि का संकेत देते हुए पटाखों की एक माला जलाई। पटाखों की आवाज ने दर्शकों की भीड़ को आकर्षित किया। चेंग सू मुस्कुराए और लाल रेशम से ढके रेस्तरां का नाम उजागर किया। जॉय सू लॉयस मॉल रेस्तरां सभी की नजरों में आ गया। अरे, मालिक बदल गया है ना? रेस्टोरेंट का नाम भी बदल दिया गया है। यह अभी भी एक रेस्तरां है, पहले भी था। ये बहुत समृद्ध नहीं लग रहा था। क्या इसे सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है? चेंग सू ने मुस्कुराते हुए उत्साह से कहा, हमारी दुकान आज खुल रही है। हम गारंटी देते हैं कि सभी सामग्री ताज़ी खरीदी गई है और स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित है। सभी का स्वागत है, आप आकर देख सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी। चेंग सू ने दरवाजे पर रखे एक बक्से की ओर इशारा किया, जिसमें से उसने पर्चों का एक बंडल निकाला और कहा, हर कोई एक पर्चा घर ले जाकर देख सकता है। अगर आप उद्घाटन अवधि के दौरान व्यंजन ऑर्डर करते हैं तो इस पर्चे को दिखाकर आपको 20% की छूट मिलेगी। लोग आगे बढ़े और हर कोई निरीक्षण करने के लिए एक एक पोस्टर लेकर देखने लगा। उद्घाटन से काफी पहले ही चेंग सू ने कई पर्चे बांट दिए थे। ये अतिरिक्त थे, प्रचार रणनीति का ही हिस्सा थे। एक साधारण उद्घाटन समारोह के बाद चेंग सू के पास बातचीत करने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा था और फिलहाल वह पूरी तरह से अकेली थी। दोपहर के भोजन का समय नजदीक होने के कारण उसे जल्दी से खाना तैयार करना था। नए रेस्तरां के पहले दिन तैयारियां हड़बड़ी में की गईं। चेंग सू ने कोई भी जटिल व्यंजन न बनाने का फैसला किया और फास्ट फूड पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 2 ठंडे व्यंजन तैयार किए थे, खीरे का सलाद और सिरके के साथ वुड ईयर मशरूम, जिन्हें शाकाहारी माना जाता है, साथ ही तली हुई सब्जियां भी। मांसाहारी व्यंजनों में शीटेक मशरूम के साथ स्टीम चिकन, मसालेदार बीफ, खट्टी मीठी पसलियां, टमाटर के साथ तले हुए अंडे और मछली के स्वाद वाला बैंगन शामिल थे। चॉप चॉप चॉप। फूलों वाली डी लेन शर्ट और टखने तक की पतलून पहने, गर्दन पर घुटनों तक लटकता एप्रन लपेटे, हाथ में शेव का चाकू पकड़े, चेंग सू तेजी से उन व्यंजनों के लिए आवश्यक सामग्री काट रही थी जिन्हें वह तैयार कर रही थी।
मौसम गर्म था, उसके बाल अब लंबे थे और ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। गर्मी से उसके गाल लाल हो गए थे और हाल की भागदौड़ ने उसे काफी पतला बना दिया था। उसका थोड़ा झुका हुआ सिर उसे और भी आकर्षक बना रहा था। हालांकि उसकी सुंदरता की सराहना करने वाला कोई प्रशंसक नहीं था, और अगर होता भी तो चेंग सू अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह आकर्षक है या नहीं। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से रेस्तरां को सफल बनाने पर था, क्योंकि यही उसकी दौलत की पहली कुंजी साबित हो सकती थी। इसलिए वह शुरू से ही बड़ा प्रभाव डालने की उम्मीद कर रही थी और उसने अपनी सारी ऊर्जा खाना पकाने में लगा दी। चेंग सू ने जल्दी से ठंडे व्यंजन तैयार किए, मानो वह दो लोगों की तरह काम कर रही हो। एक बड़े बर्तन में चावल और एक बड़े बर्तन में सूप उबाला। क्योंकि सूप मुफ्त में दिया जाना था, इसलिए आज का सूप एक फ्लावर सूप था। सूप और चावल तैयार हो जाने के बाद उसने उन्हें गर्म रखने के लिए ऊष्मारोधी बर्तनों में रख दिया। फिर उसने व्यंजन पकाना शुरू किया। सबसे पहले उन व्यंजनों को बनाया जो सरल थे और जिन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता था। प्रत्येक तैयार व्यंजन को एक गर्म गाड़ी पर रखा गया, जिसमें पहले से ही कुछ गर्म पानी रखा हुआ था। खाना गर्म करने वाली गाड़ी के शीशे पर लाल टेप से कीमतें लिखी हुई थीं, जैसे कि एक मांसाहारी और एक शाकाहारी व्यंजन 3 नोटों में, 2 मांसाहारी और एक शाकाहारी व्यंजन 5 नोटों में, 2 मांसाहारी और 2 शाकाहारी व्यंजन 6 नोटों में। आप वहीं बैठकर खा सकते थे या पैक करवा कर ले जा सकते थे। चाय और सूप हमेशा मुफ्त थे और कीमतें स्पष्ट रूप से अंकित थीं और सभी उम्र के लोगों के लिए उचित थीं। सुबह 11:30 बजे तक चेंग सू ने सभी व्यंजन तैयार कर लिए थे और उन्हें खाने की गाड़ी पर रख दिया था। उसका सिर पसीने से भीग चुका था और उसने ग्राहकों की पहली लहर का स्वागत किया। उद्घाटन से पहले चेंग सू ने आसपास के इलाके में पर्चे बांटे थे, इसलिए कई लोगों को पहले से ही इसकी जानकारी थी। भव्य उद्घाटन के दिन कुछ देर तक काफी चहल पहल रही और अब लोग इस सब की नवीनता को लेकर उत्सुक थे। अपने खुद के विचार का अनुसरण करते हुए चेंग सू ने अपने रेस्तरां को उन फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की तर्ज पर बनाया जिन्हें वह अपने पिछले जीवन से जानती थी, और विभिन्न श्रेणियों में भोजन टिकट छापे, जैसे कि 1 मांस 1 सब्जी, 2 मांस 1 सब्जी इत्यादि, प्रत्येक अलग अलग रंगों में। ग्राहक भोजन टिकट की कीमतों के अनुसार जितना चाहे उतना खरीद सकते थे, उसे भोजन टिकट के बदले में ले सकते थे और फिर उसे भोजन ठेले पर मौजूद वेटर को दे सकते थे, जिससे सब कुछ एक नज़र में स्पष्ट हो जाता था। इस तरह भोजन का बिल लेने वाला वेटर बिना पूछे ही जान जाता था कि उसे क्या परोसना है, जिससे न तो शब्दों का प्रयोग होता था और न ही पैसों का सीधा संपर्क। समय और मेहनत की बचत होती थी और स्वच्छता भी सुनिश्चित होती थी। यह एक फायदे का सौदा था। लेकिन अब कर्मचारियों की कमी के कारण चेंग सू को सारा काम खुद ही संभालना पड़ा, पैसे इकट्ठा करना और खाना परोसना, जिससे हालात और भी मुश्किल हो गए। उसे पैसों को छूना पड़ता था, जो साफ तौर पर अस्वच्छ था, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो दस्ताने पहनकर खुद को व्यस्त रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। पहले तो वह पैसे इकट्ठा करती और फिर खाना परोसती थी, लेकिन जब काम का बोझ बहुत बढ़ गया तो उसने ग्राहकों से पैसे एक लोहे के बक्से में डालने को कहा और फिर वह ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार खाना परोसने लगी। सौभाग्य से लोग अधिकतर ईमानदार थे और यहाँ तक कि जब चेंग सू व्यस्त होने के कारण स्थिति पर नजर नहीं रख पाती थी, तब भी वे स्थिति का फायदा नहीं उठाते थे। वह भरपूर मात्रा में भोजन परोसती थी, पंखे लगे होते थे और मुफ्त में सूप और चाय दी जाती थी, जिससे ग्राहक प्रसन्न हो जाते थे। यदि कोई अव्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश करता तो दूसरे उसे टोक देते थे। इस प्रकार सब कुछ सुचारू रूप से और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। प्रचार प्रसार करना कितना महत्वपूर्ण है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रचार पत्रक वितरित होते ही लोग अलग अलग वेश में आने लगे और दोपहर तक भीड़ बढ़ती ही गई। इन ग्राहकों को चेंग सू का मल्टीपल चॉइस फास्ट फूड कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प लगा और खाना वाकई स्वादिष्ट था। उनके जाने के बाद उन्होंने अनजाने में ही चेंग सू को मुफ्त प्रचार दे दिया। चेंग सू पैसे भी ले रही थी और खाना भी परोस रही थी। इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को हटाने का भी समय नहीं था। वह ग्राहकों से उन्हें अलग रखने के लिए कह सकती थी और वह इतनी व्यस्त थी कि पानी की एक घूंट भी नहीं पी सकती थी। दोपहर 1 बजे तक चेंग सू द्वारा तैयार किया गया सारा खाना बिक चुका था। जब नए ग्राहक आए तो बेचने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। उसे ऑर्डर पर खाना बनाना पड़ा, जो महंगा तो था, लेकिन जाहिर है बड़े बर्तन में बने खाने से स्वाद बेहतर था। जिनके पास पैसे थे उन्होंने कुछ व्यंजन मंगवाए और अपने भोजन का भरपूर आनंद लिया, साथ ही चेंग सू की खूब प्रशंसा भी की। दोपहर 2:30 बजे तक जॉय सू लॉय स्मॉल रेस्टोरेंट से सभी ग्राहक जा चुके थे और चेंग सू ने जो देखा वह हर जगह अराजकता थी। बर्तन और खाने के डिब्बे बिखरे पड़े थे और ढेर लगे हुए थे, जिससे उसे सिर दर्द होने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उसके पेट में ऐंठन हुई और उसने पेट को पकड़ते हुए और माथे पर शिकन डालते हुए एक हल्की सी कराह निकाली। वह सुबह से ही व्यस्त थी और जाहिर सी बात है कि उसने कुछ खाया पिया नहीं था। उसने नामात्र का पानी पिया था और प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसका पेट बिल्कुल खाली था और वह भूख से बेहाल थी। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए और रेस्तरां की अव्यवस्था का जायजा लेते हुए चेंग सू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, रसोई में गई और अपने लिए एक प्लेट अंडे का फ्राइड राइस बनाया और सफाई करने से पहले खाने की योजना बनाई।
पेट भरना सर्वोपरि प्राथमिकता है। अन्य सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अच्छी तरह से भोजन करना आवश्यक है। एग फ्राइड राइस बनाने की विधि सरल थी। इसमें किसी विशेष सॉस की आवश्यकता नहीं थी, केवल तेल और सोया सॉस की जरूरत थी और ऊपर से कुछ कटे हुए हरे प्याज छिड़के गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक सुगंधित फ्राइड राइस की प्लेट तैयार हुई। खाना खाते समय चेंग सू ने पैसे इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुकी के डिब्बे पर एक नज़र डाली, जिसमें बिखरे हुए नोट थे और वह अपने होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाए। शुरुआत में धन हस्तांतरण की कमी से लेकर बाद में पूंजी की कमी तक और किवी ताइगो की छिपी हुई बचत के मुद्दे को सुलझाने तक अब तक सब कुछ अपेक्षाकृत सुचारू रहा है और उसने ताइगो में ही सोने की अपनी पहली बाल्टी अर्जित की है। C65 अच्छी शुरुआत। खाना खत्म करने और सभी बर्तनों, गड़ियों और मेजों को ठीक से समेटने के बाद शाम के 5 बज चुके थे। कमर में दर्द और भारी थकान से बेहाल चेंग सू ने रेस्तरां का बाहरी दरवाजा बंद किया और फिर दिन भर की कमाई का हिसाब लगाने लगी। कल की सब्जियों के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसे अगली सुबह जल्दी जाकर उन्हें खरीदना होगा। उस बक्से में ढेर सारे नोट और 1 युआन के नोट थे। चेंग सू ने उन्हें एक एक करके गिना और करीने से गट्ठे बना दिए। अंतिम परिणाम देखकर वह हैरान रह गई। फास्ट फूड और व्यक्तिगत तले हुए व्यंजनों की कुल बिक्री से 32 युआन की सकल आय हुई। सामग्री और श्रम लागत घटाने के बाद उस दिन उसका शुद्ध लाभ 18 युआन था। उसने सोचा था कि 10 या 20 युआन कमाना अच्छा होगा, लेकिन उसे शुद्ध लाभ होने की उम्मीद नहीं थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। नहीं, मौजूदा कीमतें अभी भी कम थीं, सामग्री सस्ती थी और इसीलिए मुनाफा अधिक था। श्रम की बात करें तो वह मालिक और कामगार दोनों थी, इसलिए फिलहाल इसे हिसाब में नहीं लिया गया था। खैर, अच्छी शुरुआत है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा। लेकिन मेजों पर रखी कुर्सियों को देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए। उसे सच में किसी को काम पर रखने की जरूरत थी। अकेले दम पर इतने सारे काम संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि जब ग्राहक अलग अलग व्यंजन ऑर्डर करते थे, तब भी वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाती थी। आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था। कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की फ्राइड डिशेज का ऑर्डर दिया था और मदद न मिलने के कारण वह कई ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए। उन छूटे हुए ऑर्डरों का मतलब था व्यापारिक अवसरों का नुकसान। आखिरकार अलग अलग व्यंजनों पर लाभ मार्जिन और भी अधिक था। अगर उसके पास और लोग होते तो वह खुद को बचा पाती, इसलिए किसी को काम पर रखने का समय आ गया था। अन्यथा अकेले ही उस पर काम का बोझ बहुत बढ़ जाता और कारोबार में निश्चित रूप से सुधार होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि वह पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन उसका इरादा अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने की हद तक खुद पर अत्यधिक बोझ डालने का नहीं था। इसलिए उसे काम का बोझ बांटने के लिए किसी की आवश्यकता थी। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, चेंग सू इन विचारों में और अधिक समय नहीं बिता सकी। उसने एक भर्ती नोटिस लिखा और उसे रेस्तरां के दरवाजे पर चिपका दिया, फिर ताला लगाया और पैसे लेकर घर चली गई। वह रेस्टोरेंट उसके घर से कुछ दूरी पर था और देर रात वापस लौटना ठीक नहीं था। वह सोच रही थी कि ची ताइगुओ कैसा होगा और कब लौटेगा। चेंग सू थकी हारी घर लौटी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। उसने रास्ते में लाई हुई एक रोटी खाए और नहा लिया। अगले दिन का खाना बनाने के बाद वह सोने चली गई और सिर तकिए पर रखते ही लगभग तुरंत सो गई। अगले दिन वह भोर होते ही घर से निकल गई। नाश्ता बनाने की उसकी मूल योजना, जो अब उसके लिए संभव नहीं थी क्योंकि वह अकेली थी, उसे टालनी पड़ी। इसलिए जब वह रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने ठीक उसी तरह एक ठेला खींचकर बाजार में सामग्री खरीदी जैसे उसने पिछले दिन की थी, और एक बार फिर उसने खुद ही सारे बर्तन धोए, काटे और पकाए। चेंग सू की उम्मीदों के मुताबिक कारोबार शुरू होते ही ग्राहक लगातार आने लगे। आज उन्होंने पिछले दिन की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा खाना बनाया था, लेकिन दिन के अंत तक सारा खाना बिक गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, कर्मचारियों की कमी के कारण वह कुछ व्यक्तिगत व्यंजनों के ऑर्डर देने में चूक गई। चेंग सू केवल मुस्कुराते हुए माफी मांग सकी, क्योंकि वह जानती थी कि मदद मिलने पर वह निश्चित रूप से बेहतर ढंग से काम संभाल पाएगी। एक व्यस्त दिन के बाद और अंतिम गिनती करते समय बहुत थकी होने के बावजूद चेंग सू ने विभिन्न नोटों को देखा और महसूस किया कि थकान इसके लायक थी। उन्हें देखकर उसकी थकान कम हो गई। सचमुच अमीर बनने से बेहतर चिंता दूर करने का और क्या तरीका हो सकता है, चेंग सू ने गर्व से मन ही मन कहा। हालांकि अमीर बनना अभी बहुत दूर की बात थी, लेकिन उसने संभावनाओं की शुरुआत तो कर ही दी थी, है ना? जब तक वह कड़ी मेहनत करती और अच्छे से प्रबंधन करती, तब तक अमीर बनना असंभव नहीं था, खासकर अब जब वह सुधार और उदारीकरण नीति द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट संसाधनों का लाभ उठा रही थी। इस विचार के साथ चेंग सू ने प्रसन्नतापूर्वक एक धुन गुनगुनाई और भविष्य के प्रति उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। C66 नौकरी के लिए घर घर जाकर पूछताछ करना। रेस्टोरेंट से अच्छा मुनाफा हो रहा था और चेंग सू का मूड ठीक हो गया। शाम को घर पहुंचने तक उसने आराम नहीं किया। तभी ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाली प्लाटून लीडर लू की बहू ली क्यूमेई अपनी बहन ली क्यूलान और गोद में एक बच्चे के साथ नीचे आई। सू बहन ने एक छोटा सा रेस्तरां खोला है। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद ली क्यूमेई ने चेंग सू के बारे में पूछताछ की। चेंग सू एक पल के लिए रुकी,
फिर हंसते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसका जिक्र किया था, आपको कैसे पता चला? ये वाकई अजीब था, उसने यहाँ किसी को बताया भी नहीं था, तो उन्हें कैसे पता चला कि उसने एक रेस्टोरेंट खोला है? ली क्यूमेई ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और कहा, अगर इस लड़की ने इसे न देखा होता तो मुझे पता ही न चलता कि भाभी क्यूमेई के पास ऐसी कला है। चेंग सू अचंभित होकर छोटी बहन की ओर देखने लगी। एक नन्हे फूल जैसी कोमल उम्र में भी वह बहुत भोली थी। चेंग सू जानती थी कि क्यूलान अपने पैतृक घर से विशेष रूप से अपनी बड़ी बहन को प्रसव के बाद उसके नवजात शिशु की देखभाल में मदद करने के लिए आई थी। चेंग सू को अपनी ओर देखते देख ली क्यूलान थोड़ी शर्मा गई और सिर झुकाकर बोली, आज जब मैं नौकरी की तलाश में थी तो मैं आपके रेस्तरां के पास से गुजरी। मैं उस सड़क से कई बार गुजरी हूँ और मैंने देखा कि यह पहले वान परिवार का रेस्तरां हुआ करता था, लेकिन आज इसका रूप बदल गया है। और चूंकि मैंने आपको दरवाज़ा बंद करते देखा, इसलिए मैंने हिम्मत करके अंदाज़ा लगाया कि शायद यह आपका ही रेस्तरां हो। चेंग सू ने तरबूज की एक प्लेट काटी और उसे मेज पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना कारोबार शुरू किया है। तरबूज खाए। ली क्यूमेई की नज़र चमकीले लाल तरबूज की प्लेट पर पड़ी और थोड़ी देर तक विनम्रता से मना करने के बाद वह खुद को एक टुकड़ा उठाने और उसे चबाने से रोक नहीं पाई। यह इतना मीठा और स्वादिष्ट था, ऐसा लग रहा था कि कमांडर क्यूई के दिन वाकई अच्छे चल रहे थे। मेज पर रखे सेब हो या तरबूज, ये ऐसी चीजें थी जिनका आनंद आम घरों में इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था। जैसे ही वह फलों का स्वाद ले रही थी, अचानक किसी ने उसकी आस्तीन खींची और वह मुड़ी। यह उसकी बहन थी, जिसने चेंग सू की ओर होंठ सिकोड़ लिए। ली क्यूमेई ने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि चेंग सू तरबूज का एक टुकड़ा पकड़े हुए है। उसने उसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि एक टूथपिक से उसके बीज निकालकर बगल में रखी एक छोटी प्लेट में रखने लगी। फिर उसने थोड़ा सा शरीर घुमाया और बिना कोई आवाज किए छोटे छोटे निवाले लेकर तरबूज खाने लगी। उनकी खाने की शैली अवर्णनीय रूप से परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी, और अभी अभी उनके खाने का तरीका। ली क्यूमेई के चेहरे पर हल्की सी गर्माहट और शर्मिंदगी का भाव उमड़ आया। उसने तरबूज का छिलका नीचे रखा और अपना मुंह पोंछने के लिए रुमाल निकाला। वह चेंग सू को और करीब से देखने लगी। चेंग सू के बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे, उसने डेक्रोन ब्लाउज और स्लैक्स पहन रखे थे। वह एक तरफ बैठी थी लेकिन उसके पैर एक साथ थे और उसकी पीठ सीधी थी, जिससे उसकी मुद्रा बहुत ही शालीन और सुव्यवस्थित लग रही थी। वह कितनी सभ्य, कितनी गरिमामय और कितनी सुरुचिपूर्ण थी। क्या यह नहीं कहा जाता था कि भाभी जी अपने पति के ही कस्बे से थीं और उनका भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध था, लेकिन उसका व्यवहार शहरी लोगों जैसा था। ली क्यूमेई को यह थोड़ा परप्लेक्सिंग लगा। अरे, तुम खा क्यों नहीं रही हो? चेंग सू ने तरबूज का छिलका नीचे रख दिया और देखा कि ली क्यूमेई उसे खाली निगाहों से घूर रही है, जिससे उसे हंसी आ गई। ली क्यूमेई अजीब तरह से हंस पड़ी और फिर ली क्यूलान ने पूछा, सू बहन, क्या आप अपने रेस्तरां के लिए लोगों को काम पर रखने की सोच रही हैं? चेंग सू दोनों बहनों को देखकर थोड़ा मुंह खुला रह गया। बात यह है कि मेरी बहन पिछले कुछ समय से नौकरी ढूंढ रही है। अगर आपके यहाँ कोई भर्ती हो रही है तो क्या आप उसे नौकरी देने पर विचार करेंगे? ली क्यूमेई ने अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बताया। तुम रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करना चाहती हो। चेंग सू ने ली क्यूलान की तरफ देखा। लेकिन तुम्हें अपनी बहन को बच्चे की देखभाल में मदद नहीं करनी चाहिए थी ना? वह प्रसव के दौरान मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब प्रसव हो चुका है और रोजमर्रा के काम भी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बच्चे को आसानी से संभाल सकती हूँ। जहाँ तक उसकी बात है, वह अपने गृहनगर वापस नहीं जाना चाहती और नौकरी ढूंढने के बारे में सोच रही है। ली क्यूमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा है कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और अगर आप कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं तो कोई भी चलेगा, लेकिन मेरी बहन का किसी परिचित के साथ काम करना ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी थोड़ी देखभाल हो जाए। चेंग सू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सचमुच किसी परिचित व्यक्ति को काम पर रखने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर बाद चेंग सू की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने गला साफ किया और ली क्यूलान को गंभीरता से देखते हुए कहा, यह सच है कि मैं कर्मचारियों की भर्ती कर रही हूँ, लेकिन रेस्तरां में काम करना कारखाने की तरह आसान नहीं है। ये वास्तव में बहुत मेहनत का काम है। मेरे यहाँ आपको सब कुछ करना होगा, सब्जियां और खाना पकाने में मदद करना, बर्तन धोना, सफाई करना, ग्राहकों का स्वागत करना। संक्षेप में, आपको हर काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, लेकिन किसी एक काम में माहिर नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका व्यवसाय छोटा था और अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को उसने काम पर रखा था उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हर तरह के काम करने होंगे। बेशक ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। एक बार जब उसका व्यवसाय विकसित हो जाएगा तो वह होटल प्रबंधन के उचित तौर तरीके लागू करेगी, लेकिन इस समय होटल प्रबंधन के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। और ली क्यूलान की बात करें तो क्या वह इतनी मेहनत करने को तैयार थी? सू बहन, मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और उसे अच्छे से करूंगी। बस मुझे अपना आदेश दीजिए। ली क्यूलान ने जल्दी से अपनी बात स्पष्ट कर दी। चेंग सू ने उसे गौर से देखा। लड़की सुंदर थी, उसके नाखून करीने से कटे हुए और साफ थे। फिर उसने कहा, अगर तुम कठिनाइयों से नहीं डरती हो तो आकर एक बार कोशिश करो। जहाँ तक वेतन की बात है, आप तय कीजिए। हम सब एक ही इमारत में रहते हैं,
इस लड़की के लिए आप लोगों से कुछ कौशल सीखना अच्छा होगा, ली क्यूमे ने गंभीरता से कहा। उसकी बातें सच्ची थी, लेकिन क्यों? ली क्यूमे लोगों को परखने में खुद को कुछ हद तक पारखी मानती थी। उदाहरण के लिए, तरबूज खाने के तरीके को देखकर उसने चेंग सू को महज एक असभ्य देहाती महिला नहीं समझा। घर को देखकर सब कुछ साफ सुथरा लग रहा था। घर देखकर किसी व्यक्ति के चरित्र का पता चल जाता है। जो व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखता है, उसमें आमतौर पर आत्म अनुशासन और अच्छे गुण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेंग सू को यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, 1 महीने से भी कम, और वह यहाँ के जीवन से अपरिचित थी। फिर भी उसने चुपचाप एक रेस्तरां खोल लिया था। ये वाकई एक हुनर था। पत्नियों और बहुओं से भरे इस आंगन में घर पर कौन काम या हस्तशिल्प नहीं करती थी। फिर भी वही थी जिसने अपना व्यवसाय शुरू किया। उसकी बहन क्यूलान अशिक्षित थी और अगर वह कहीं और काम करती तो उसे परेशानी हो सकती थी। ली क्यूमे ने सोचा कि उसे किसी परिचित के साथ काम करने देना बेहतर होगा, जहां उसे परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता था कि क्यूलान अपने आगमन के बाद से ही सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी, जो उसके कुशल सामाजिक कौशल का संकेत था। इसलिए ली क्यूमे को पूरा विश्वास था कि चेंग सू एक अत्यंत सक्षम व्यक्ति है। क्यूलान शायद उनसे सीखकर अपना एक अलग मुकाम बना सकती है ना? अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिलहाल उसके साथ काम करना और बाद में नौकरी बदलना भी एक विकल्प था। लड़की कौशल सीखने की सही उम्र में है। बिना किसी संकोच के उसे काम करने का आदेश दे, ली क्यूमे ने कहा। मेरी बहन सही कह रही है, बहन सू, कृपया बेझिझक मुझे आदेश दे, ली क्यूलान ने भी उसकी बात दोहराई। चिंता मत करो, अगर तुम मेरे कर्मचारी हो तो तुम्हें सब कुछ करना ही होगा। चलो वेतन की बात करते हैं, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा प्लान यह है, तुम एक ट्रायल पीरियड से गुजरोगे। इस दौरान तुम्हें 3 महीने तक खाने पीने समेत 20 युआन मिलेंगे। ट्रायल पीरियड के बाद वेतन 30 युआन प्रति माह होगा, साथ ही साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। तुम्हारा क्या विचार है? 30 युआन प्रति माह। दोनों बहनें आश्चर्यचकित और प्रसन्न थीं। चेंग सू ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर आप परीक्षण अवधि के बाद मूल्यांकन में पास नहीं होते हैं तो आप काम जारी नहीं रख पाएंगे। आपका क्या विचार है? ये तो बिल्कुल उचित है। व्यापार में स्पष्ट और सीधा होना बेहद जरूरी है। ली क्यूमे की सोच काफी उदार थी। इसके अलावा चेंग सू द्वारा प्रस्तावित वेतन वास्तव में कम नहीं था और इसमें भोजन भी शामिल था, जो कारखाने में काम करने से कहीं बेहतर था। ली क्यूलान भी बहुत इच्छुक थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चेंग सू इतना अधिक वेतन देगा। तो जॉय सुन लॉय के कर्मचारी बनने पर आपका स्वागत है। चेंग सू ने ली क्यूलान की ओर हाथ बढ़ाते हुए अपने पहले कर्मचारी की भर्ती की। C67 वक्त 2। अगले दिन ली क्यूलान पहले से ही ऊपर इंतजार कर रही थी। उसका इरादा चेंग सू के साथ जाने का था, जिससे चुनहुआ और अन्य लोग वास्तव में हैरान रह गए। आज से मैं सिस्टर सू के रेस्टोरेंट में काम करूंगी, इसलिए मैं बस उनके साथ जाने का इंतजार कर रही हूँ, ली क्यूलान ने मुस्कुराते हुए कहा। रेस्टोरेंट? चुनहुआ चौंक गई और गुएंग की ओर देखते हुए बोली, कौन सा रेस्टोरेंट? मुझे बिल्कुल पता नहीं। गुएंग भी असमंजस में थी। क्या भाभी क्यूई ने कोई रेस्टोरेंट खोला था? मैंने यहाँ एक रेस्टोरेंट खोला है। जब आपके पास समय हो तो आकर इसे सपोर्ट करें। चेंग सू अचानक उनके पीछे प्रकट हुई और एक प्रचार पत्रक बांटते हुए बोली। अचानक आए उस आवाज से चुनहुआ चौंक गई और उसने शिकायत की, आप सचमुच किसी को डराकर मार सकते हैं? चेंग सू 2 बार हंसी और बोली, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। क्यूलान, चलो चलते हैं। ठीक है। उन्हें जाते हुए देखकर चुनहुआ और गुएंग ने एक दूसरे को देखा, फिर आखिरकार विज्ञापन को ध्यान से देखा। वाकई एक रेस्तरां खुल गया था। चेंग सू को यह पूंजी कहाँ से मिली? क्यूलान के साथ सब्जियों की टोकरी लिए चेंग सू सीधे दोपहर के भोजन के लिए सामग्री खरीदने के लिए किसान बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में चेंग सू ने धैर्यपूर्वक काम की प्रक्रिया और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। भीषण गर्मी के कारण ताज़ी सामग्री खरीदने के लिए किसान बाजार जल्दी जाना आवश्यक था, जिससे व्यंजनों का स्वाद बेहतर हो सके। क्यूलान ने हर बात पर ध्यान दिया, साथ ही अपनी बहन की सलाह को भी ध्यान में रखा और चुपचाप चेंग सू के काम करने के तरीके से सीखती रही। खरीदारी के एक दौर के बाद उसने पाया कि चेंग सू असाधारण रूप से वाक्पटु थी। चाहे वह युवाओं, बुजुर्गों या बच्चों से बात कर रही हो, उसके शब्द इतने आकर्षक थे कि कुछ किलो सब्जियां खरीदने के बावजूद भी उसे अक्सर मुफ्त में हरे प्याज का गुच्छा मिल जाता था। इसके अलावा उसने गौर किया कि चेंग सू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हालांकि अकेले होने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती थी, लेकिन जैसे ही वह किसी से मिलती, उसकी मुस्कान वापस आ जाती थी। इस बदलाव की तेजी को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने कई मुखौटे पहन रखे हों। क्यूलान को लगा कि कुछ बेहद अप्रिय दिखने वाले लोगों पर मुस्कुराना अनावश्यक था, फिर भी चेंग सू ने ऐसा किया। इससे क्यूलान काफी हैरान रह गई और वापस लौटते समय उसने इसके बारे में पूछे बिना नहीं रह सकी। मुस्कान इस दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। लोगों के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका मुस्कान है। यह एक अद्भुत शक्ति है जो आपको अकल्पनीय ताकत दे सकती है। खासकर हम जैसे सेवा उद्योग में काम करने वालों के लिए मुस्कुराना और भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, अपनी मुस्कान में कभी कंजूसी न करें, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
ली क्यूलान ने आधी समझ में सिर हिलाया। रेस्तरां में वापस आकर दोनों काम में जुट गए। क्यूलान नई थी, इसलिए चेंग सू को तेजी से काम करते हुए उसे सिखाना पड़ा। आखिर उनके पास ज्यादा समय नहीं था। देरी से दोपहर के भोजन का समय आगे बढ़ सकता था। ली क्यूलान का रेस्टोरेंट में काम का पहला दिन था और वह अभी भी प्रोबेशन पर थी। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। चेंग सू के निर्देशों का बारीकी से पालन किया, अपने कार्यों पर ध्यान से नजर रखी और मन में ठान लिया कि उसे और सीखना है, समझना है और आगे देखना है। आखिरकार यह उसकी पहली नौकरी थी। कुछ ही दिनों में निकाल दिया जाना शर्मनाक होता। खुद की बेइज्जती होना एक बात थी, लेकिन अपनी बहन और जीजा की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करना एक अलग ही तरह की शर्म की बात थी। नई सहायक ली क्यूलान के आने से चेंग सू का काम बहुत आसान हो गया। आखिर बचपन से ही घर बार और खेतीबाड़ी का काम करने वाली महिला होने के नाते सब्जियां धोना और काटना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। साथ ही हालांकि वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। चेंग सू को कोई बात सिर्फ एक बार समझानी पड़ती थी और क्यूलान समझ जाती थी, जिससे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। C68 कुछ नए गुर। अनुभव से यह साबित हुआ कि किसी व्यवसाय को केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से परिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता, बल्कि टीम वर्क अक्सर अद्भुत परिणाम देता है। 2 दिन पहले चेंग सू छोटे से रेस्तरां में अकेली थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह से हिल-डुल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्यूलान के आने से वह आसानी से चल फिर सकती थी। दोनों ने मिलकर दोपहर का खाना तैयार किया और चेंग सू ने क्यूलान को खाना परोसना भी सिखाया। क्यूलान ने खाने के कूपन बेचने, मेजें साफ करने और ऑर्डर आने पर रसोई में खाना बनाने का काम भी संभाला। इस तरह हालांकि अभी भी काफी व्यस्तता थी, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में अधिक व्यवस्था थी और चेंग सू चैन की सांस ले सकी, क्योंकि अब उसे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ती थी कि पानी की एक घूंट पीने का भी समय न मिले। दरअसल चेंग सू के अनुसार उनके पास अभी भी कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन उनका छोटा सा रेस्टोरेंट अभी अभी खुला था। हर चीज धीरे धीरे ही करनी थी, एक बार में एक निवाला खाना था। जब कारोबार एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा, तब और लोगों को काम पर रखने में देर नहीं होगी। फिलहाल वह और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार थी। और हालांकि कारोबार अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें कोई जबरदस्त उछाल नहीं आया था। चेंग सू कभी भी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताती थी। सौभाग्य से चेंग सू और क्यूलान दोनों युवा थे और थकावट के बावजूद खुद को संभाले रखने की क्षमता रखते थे। आखिरकार युवावस्था असीम ऊर्जा के साथ आती है। चेंग सू क्यूलान से 2 साल बड़ी थी और चूंकि दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए क्यूलान सीखने के लिए उत्सुक रहती थी और अक्सर सवाल पूछती थी। चेंग सू हमेशा अपना ज्ञान साझा करने के लिए तत्पर रहती थी, जिससे दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हुआ। सू बहन, आपको वाकई बहुत कुछ पता है। उस दिन दोपहर का भोजन परोसने का काम खत्म करने और रेस्तरां की सफाई करने के बाद क्यूलान ने चेंग सू की दिल से प्रशंसा की। चेंग सू ने कहा, मैंने ये सब किताबों से सीखा है। आप जानते हैं ना, कहावत है ना, किताबों से मिला ज्ञान इंसान को बुद्धिमान बनाता है, ज्यादा पढ़ना निश्चित रूप से फायदेमंद है। क्यूलान ने सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझकी और फिर पूछा, तो फिर बहन सू, आपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज क्यों नहीं गई? अगर आप कॉलेज जाती तो आपको खाने पीने की चिंता किए बिना जीवन भर आराम मिलता। उन दिनों कॉलेज में दाखिला पाना प्राचीन काल के सफल उम्मीदवार बनने जैसा था। एक बार सफल हो जाने का मतलब था अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना, और सफलता की बुलंदियों का सफर बस शुरू ही हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद चेंग सू ने कहा, कॉलेज जाना किसी चीज की गारंटी नहीं देता। वैसे भी उस समय मेरी सोच अलग थी, शायद मैं आलसी थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखी। क्यूलान को उसकी सोच समझ में आ गई और उसने चिढ़ाते हुए कहा, अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि असल में तुम कमांडर क्यूई को इतना पसंद करती हो कि पढ़ाई जारी रखने के बजाय उससे जल्दी शादी करना चाहती हो, है ना? चेंग सू अचंभित रह गया। उसका अनुमान काफी हद तक सही था। इस शरीर नियानियन के सारे विचार चिताइगुओं पर केंद्रित थे। वह उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी और इसलिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। चेंग सू को असमंजस में देखकर क्यूलान थोड़ी घबरा गई और जल्दी से बोली, बहन सू, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए या गुस्सा मत कीजिए। चेंग सू मुस्कुराए और उसका गाल चुटकी भरते हुए बोली, घबराओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ। क्योंकि तुम पूरी तरह सही नहीं हो, लेकिन बहुत दूर भी नहीं हो। इस बार हैरान होने की बारी क्यूलान की थी। चेंग सू ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी बाहों के ऊपर हाथ रखकर एक चोटी बनाए और आसमान में ऊंचे सूरज की ओर देखते हुए बोली, आज बहुत गर्मी है, हमने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या आप कुछ नया करना चाहेंगे? हम। चेंग सू ने एक बर्तन में रखे 2 अनानास की ओर इशारा किया, जिन्हें खासतौर पर दिन में पहले मीठा और खट्टा पोर्क बनाने के लिए खरीदा गया था। उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए 2 अनानास इस्तेमाल कर लिए थे और ये 2 बचे हुए थे। अनानास खाओगे? क्यूलान को लगा कि चेंग सू इसे खाना चाहता है और उसने कहा, मैं जाकर इसे काट देती हूँ। चेंग सू ने कहा, हम खाएंगे, लेकिन सीधे नहीं खाएंगे। इसके बजाय हम इसे बर्फ के टुकड़े से बनी मिठाई में बदल देंगे। क्यूलान फिर से हैरान हो गई। बर्फ के टुकड़े, ये क्या होते हैं? C69 बर्फीला स्लश। बर्फ का चूरा क्या होता है?
अपने पिछले जीवन में उसने इस मिठाई को कई मिठाई की दुकानों पर आमतौर पर परोसा जाते देखा था और यह छोटी लड़कियों की पसंदीदा मिठाई थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, रेस्तरां में फ्रिज देखते ही उसे पहले खाई हुई बर्फ का चूरा याद आ गया। चेंग सू ने पहले से ही एक बर्तन में ठंडा उबला हुआ पानी जमाकर बर्फ बना ली थी। अब बचे हुए अनानास से वह मीठी चटनी के रूप में अनानास का जैम बनाने की योजना बना रही थी। अनानास के जैम की बात करें तो उसे मैकडॉनल्ड्स में पहले मिलने वाली आइसक्रीम में डाली जाने वाली स्ट्रॉबेरी सॉस याद आ गई। हालांकि स्ट्रॉबेरी अभी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनके पास अनानास था। उसकी बात सुनने के बाद क्यूलान ने अनानास को काटकर नमक के पानी में भिगोया और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। खाना पकाने का काम तो चेंग सू ने खुद किया था। उन्होंने सबसे पहले सफ़ेद चीनी और मिश्री डाली, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ा जो उन्होंने खुद खरीदा था, और सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया। फिर इसे एक छोटे बर्तन में डाल दिया। उन्होंने इसे धीमी आंच पर तब तक गर्म किया जब तक सारा पानी सूख नहीं गया, जिससे अनानास का जैम गाढ़ा और तैयार हो गया। चेंग सू ने इसे चखा और पाया कि यह बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है। वाह, इसका स्वाद तो मीठे और खट्टे सुअर के मांस से भी कहीं बेहतर है, क्यूला ने थोड़ा सा चखते हुए आश्चर्य से कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अभी तो इसमें ज्यादा स्वाद नहीं है क्योंकि यह गर्म है। पूरी तरह ठंडा होने तक इंतजार करो, तभी इसका असली स्वाद आएगा, चेंग सू ने आंखें झपकाते हुए कहा। बहन सू, आप तो बहुत ही काबिल हैं। चेंग सू ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ जैम के पूरे बर्तन को ठंडे पानी में रख दिया। फिर उसने तैयार बर्फ निकाली और क्यूलान के साथ बारी बारी से उसे हथौड़े से कुचलने लगी। अफसोस की बात है कि उनके पास बर्फ को कुचलने वाली मशीन नहीं थी। अगर होती तो वे बस बर्फ डालकर हिला सकते थे और वह बिना इतनी मेहनत किए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती। उसने बारीक कुटी हुई बर्फ को एक कटोरे में रखा और उस पर एक बड़ा चम्मच भर जैम डाला। फिर उसे चखा। ठंड ने गर्मी को दूर भगा दिया और एक ताज़ा मीठा खट्टा एहसास छोड़ दिया, जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आया। अगर वह इसे बेचती तो ये सादे चीनी के पानी से बनी आइसक्रीम से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती। लो, थोड़ा चख लो, चेंग सू ने क्यूलान को एक कटोरा दिया। क्यूलान ने कटोरे को देखा और कहा, यह स्वादिष्ट लग रहा है। फिर उसने एक चम्मच उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। आप क्या सोचते हैं? क्यूलान मुस्कुराए और बोली, यह आइसक्रीम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यह विचार तुम्हें कैसे आया? चेंग सू काफी खुश हुई और बोली, मैं खाने की शौकीन हूँ। मैं हमेशा खाने के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ। हाँ हाँ, जिस तरह से हमने बर्फ पीसी वह मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अगर इसे मशीन से बारीक पीसा जाता तो असली मजा आता। वैसे भी अगर मुझे आइसक्रीम बनाना आता तो और भी स्वादिष्ट होती, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है और आइसक्रीम बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए चलो बर्फ से ही काम चलाते हैं। क्यूलान सचमुच अचंभित थी और बोली, मेरे लिए तो ये बर्फ का टुकड़ा भी एक अद्भुत अनुभव है, तो फिर जिसे आप आइसक्रीम कहते हैं वह तो और भी अद्भुत होगा, है ना? आखिरकार तुम्हें इसका स्वाद चखना ही पड़ेगा, चेंग सू ने जवाब दिया। क्यूलान ने मन ही मन सोचा कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह महंगा होगा। एक और कटोरी। कटोरियां खाली देखकर चेंग सू हंसी और एक और कटोरी परोसते हुए बोली, इस गर्मी में इसे खाने से बस ताजगी मिलती है, लेकिन ज्यादा मत खाना वरना पेट खराब हो सकता है। चाहे आपको ये कितना भी पसंद हो, ज्यादा मत खाना। मेरे पास सिर्फ आप ही कर्मचारी हैं, और अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरे पास काम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। क्यूलान का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। चेंग सू ने एक और पूरा कटोरा बर्फ का टुकड़ा खा लिया। उसका रेस्टोरेंट एक स्कूल के पास था और इतनी गर्मी में अगर वह बर्फ के टुकड़े बेचती तो कई छात्र जरूर आते, है ना? इस विचार के आते ही उसकी आंखें चमकने लगी। रेफ्रिजरेटर जैसी विलासिता की वस्तु और खाना पकाने की कला के साथ गर्मी के दिनों में बर्फ के टुकड़े बेचना उसकी कमाई बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। क्यों न इसे आजमा कर देखें। C70 बिक चुका है। चेंग सू उन लोगों में से थी जो कोई भी विचार मन में आते ही उस पर अमल करने लगती थी। उदाहरण के लिए, जब उन्हें जैम से बनी आइसक्रीम बनाने का मन हुआ तो उन्होंने अनानास की पूरी टोकरी खरीद ली और बाद में इस्तेमाल के लिए साफ कांच के जार भी तैयार कर लिए। चीताइगो अभी तक नहीं लौटा था, लेकिन पिंजरे से मुक्त हुई चिड़िया की तरह चेंग सू उस छोटे से आंगन से लगभग अनुपस्थित नहीं थी। अब उसके मन में एक नया विचार आया और वह एक बार फिर अनानास के जैम से खेलने लगी। अनानास की एक टोकरी की कीमत ज्यादा नहीं थी। उन्हें छीलना, काटना और भिगोना थका देने वाला काम था, जिससे उसके हाथ दर्द करने लगे थे। लेकिन हवा में पक रहे जैम की मीठी खट्टी खुशबू उसे खुशी देती थी। खासकर जब वह रेशमी जैम को साफ कांच के जारों में डालते हुए देखती तो उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। ये जैम ठीक था, इसे बनाना तो वैसे भी काफी आसान था, लेकिन बर्फ को कुतरना चेंग सू के लिए सिरदर्द बन गया था। बर्फ तो बन जाती थी, लेकिन उसे कुतरना बहुत मुश्किल था। कितनी झंझट है, उसने सोचा। 21वीं सदी कितनी बेहतर है, क्योंकि वहाँ ठंडे पेय पदार्थों में बर्फ का चूरा पाउडर से आसानी से बन जाता है। एक और बात यह थी कि चेंग सू इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि ये बर्फ से बनी मिठाइयाँ खूब बिकेंगी। बहुत सोचने के बाद उसने कुछ छोटे प्लास्टिक के बर्फ के टुकड़े खरीदने का फैसला किया, जिन्हें उसने थैलियों में भरकर हथौड़े से तोड़ दिया।
उसने कुचली हुई बर्फ को डिब्बों में पैक किया और दोपहर के भोजन के समय उन्हें फोम कूलर में ठंडा करके बिक्री के लिए रख दिया। लेकिन बर्फ बहुत मोटी निकली और एक पल की लापरवाही में वह पूरी तरह पिघल गई, जिससे मशीन द्वारा बनाई जा सकने वाली रेतीली बनावट प्राप्त नहीं हो सकी। अरे वाह, ये सब क्या है? दोपहर के भोजन के दौरान खाने आए ग्राहकों ने रेशमी जैम और कुटी हुई बर्फ से भरे कटोरे को देखा, जो देखने में इतने आकर्षक और मुंह में पानी लाने वाले लग रहे थे कि वे जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सके। ये मीठे पकवान है जो मैंने अपने खाली समय में सोचे थे, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अनानास का जैम है, आप इसे ब्रेड पर लगा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। बोलते बोलते उसने बड़ी कुशलता से सीलबंद डिब्बे से चीनी से भरी बर्फ की एक कटोरी निकाली, उसमें 2 चम्मच हल्के पके हुए लाल सेम डाले, ऊपर से 2 चम्मच अनानास का जैम डाला और देते हुए बोली, ये ठंडक पाने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं इसे आइस स्लश कहती हूँ। एक कटोरी 20 सेंट की है, लेकिन शुरुआती दिनों में मैं सिर्फ 10 सेंट ले रही हूँ। इसे चख कर देखो भाई। जब उस आदमी ने सुना कि एक कटोरी बर्फ 20 सेंट में बिकेगी तो वह हैरान रह गया। आखिर मांस का एक व्यंजन भी तो 20 सेंट में ही मिलता था। भला वे इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकते थे? लेकिन जल्द ही उसने सुना कि अगर इसे खाने के साथ खरीदा जाए तो वह सिर्फ 10 सेंट ही लेगी, और वह उत्सुक हो गया। आखिर चेंग सू की पाककला तो जाहिर थी ही, और यह आइस स्लश तो बिल्कुल अनोखी थी। वह इसे चखना चाहता था। ठीक है, मैं कुछ नया आजमाने के लिए एक कटोरी लूंगा। उस आदमी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब तक उसे इसका स्वाद चखते देखने के लिए उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी, और लोग उत्सुकता से पूछ रहे थे कि यह कैसा है। कुछ निवाले खाने के बाद उस आदमी का पूरा चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, तुम भी एक कटोरी खरीदकर खुद चख लो। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन उसने चेंग सू की तरफ देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं अपनी बेटी को ये नहीं दिखा सकता, वरना वो हर दिन इसके लिए मुझे परेशान करेगी। ये सुनकर भीड़ कुछ हैरान रह गई। चेंग सू हंसते हुए बोली, ये मिठाइयाँ बच्चों और युवतियों को विशेष रूप से पसंद आती हैं। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मुझे पूरा भरोसा है। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इससे ये साबित हो गया कि ये मिठाइयाँ बच्चों और लड़कियों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय होंगी, जो वास्तव में चेंग सू के उत्पादों के लिए लक्षित ग्राहक समूह थे। आखिरकार इस तरह की मीठी चीजें ज्यादातर उसी आयु वर्ग के लोगों को पसंद आती हैं। मैं भी एक कटोरी चखना चाहता हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। चेंग सू की बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। चेंग सू ने संक्षिप्त रूप से उनकी बात स्वीकार की और तुरंत लाल बीन्स और जैम के साथ आइस स्लश परोसने लगी, जबकि क्यूलान भोजन बेचने में व्यस्त थी। दोनों इतनी व्यस्त थी कि उनके पास पैसे इकट्ठा करने का भी समय नहीं था। C71 घर जाने का समय। चेंग सू ने बर्फ के टुकड़े बनाए थे, जो कि नया तो था, लेकिन उसके पिछले जीवन में खाए गए टुकड़ों की तुलना में काफी खुरदुरा था। असली बर्फ के टुकड़े पाउडर से बनते हैं, लेकिन चेंग सू को ये पता नहीं था कि वह पाउडर उपलब्ध है या नहीं। उसे सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी होगी। इसके बावजूद इस तरह की अनोखी चीज ने काफी हलचल मचा दी। आखिर आजकल बहुत से लोग नई नई चीजें पसंद करते हैं। बेचारी चेंग सू और उनकी टीम को दोपहर के खाने का काम खत्म करने के बाद अंधेरा होने तक जल्दी जल्दी बर्फ के टुकड़े बनाने पड़े। फिर वे आंगन में वापस लौटे। लेकिन हर शाम नोटों की गिनती करते हुए चेंग सू को लगता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दराज में पैसों के बंडल सुरक्षित रखने के बाद चेंग सू छोटे से बिस्तर पर लेट गया और छत को निसंकोच घूरता रहा, विचारों में खोया हुआ। कुछ दिन पहले कारोबार शुरू होने के बाद से वह सुबह से शाम तक काम कर रही थी। इन कठिनाइयों के बावजूद उसे लगभग 200 का मुनाफा हुआ था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस दौरान कुछ शुरुआती दिक्कतों को छोड़कर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। चेंग सू सोच रही थी कि ची ताइगुओ कैसा है। अन्य लोग ची ताइगुओ की इतनी कम उम्र में कमांडर बनने की उपलब्धि से ईर्ष्या करते थे, लेकिन चेंग सू जानता था कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। यह कोई झटपट मिलने वाली सफलता नहीं थी। इस तरह का सैन्य पद अथक संघर्ष के बाद ही प्राप्त होता था, इसलिए मिशन निश्चित रूप से खतरनाक होते थे। चेंग सू सही था, क्योंकि उस समय क्यूई ताइगुओ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। कमांडर क्यूई, बड़ा ईगल, हथियारों और भारी गोला बारूद के साथ पूर्व की ओर भाग रहा है। अगर सूचना मिले तो जवाब दें। रेडियो पर गोलियों की आवाज के बीच कमांडर फॉन्ग ने तुरंत जवाब मांगा। मिल गया। मैं दक्षिण से घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक गुर्गे को मारने के बाद ची ताइगुओ ने तुरंत जवाब दिया। इस अभियान का उद्देश्य सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था, जिसका कोड नेम ईगल था। इस अभियान का सर्वनाम टायरेंट ईगल एक अत्यंत घृणित व्यक्ति था, जो मानव शरीर और यहाँ तक कि बच्चों का इस्तेमाल करके मादक पदार्थों की तस्करी करता था, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए निंदनीय था। अब जैसे जैसे अभियान अपने अंत के करीब पहुंच रहा था, उन्होंने एक ही झटके में टायरेंट ईगल के अड्डे को ध्वस्त कर दिया था। इस प्रमुख ड्रग लॉर्ड को पकड़ना मिशन की सफल समाप्ति का प्रतीक था। अनुभवी सैनिक, तुम टीम 6 को लेकर यहाँ का काम निपटाओ। शियाओ लियो और योंगजी, मेरे साथ दक्षिण की ओर घेराबंदी के लिए चलो। ची ताइगुओ ने आकाश की ओर देखते हुए निर्देश दिया। दिन ढल रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। एक बार बारिश शुरू हो गई तो घने जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और टायरेंट ईगल को पकड़ना तो और भी कठिन हो जाएगा।
हाँ, जिन लोगों का नाम पुकारा गया उन्होंने तुरंत जवाब दिया। ची ताइगो ने अपने बैकपैक की पट्टियों को कस लिया और आगे बढ़ते हुए नीचे झुक गया। उसकी हरकतें तेज और उग्र थीं। 2 घंटे बाद हल्की गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। ची ताइगो की आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने हाथ से इशारा किया, थोड़ा झुके और पंख की तरह फुर्ती से गोलीबारी के स्रोत की ओर बढ़े। कमांडर क्यूई, सावधान रहें, टकराना। हवा का एक झोंका गुजरा और ची ताइगो ने अपनी तेज प्रतिक्रिया से एक तरफ हटते हुए बाईं ओर से आती हुई एक गोली को चकमा दिया, जो उसकी बांह को छूकर निकल गई। खून तुरंत उसके कपड़ों से भीग गया। फिर भी ची ताइगो ने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें तेज हो गई और उसने शांति से अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। पेड़ों की चोटियों से हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी, लेकिन उसे गोली लगने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक दबी हुई कराह सुनाई दी। तेंदुए की तरह वह अपने सामने बाईं और ध्वनि के स्रोत की ओर झपटा। बाएं और दाएं से अलग होकर घेरा बनाओ। कमांडर क्यूई ने बिना एक पल रुके आदेश दिया और उनकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। शाओ लियू और योंगजी तेजी से बाईं और दाईं ओर निकल गए। बारिश की बूंदें टप टप की आवाज के साथ गिरने लगी, जबकि कुछ गोलियों की आवाजें, लड़ाई की आवाजें, चीखें और चिल्लाहटें बारिश में तेजी से दब गईं। घर लौटने का समय हो गया था। C-72 अजीब। जून में मौसम और भी गर्म होता गया और दोपहर तक यह एक भाप निकलती भट्टी जैसा हो गया, जिसमें थोड़ी सी भी हरकत से पसीना आने लगता था। दोपहर के भोजन का काम समाप्त होने के बाद चेंग सू और क्यूलान ने हमेशा की तरह रेस्तरां के छोटे मोटे कामों को निपटाया और अगले दिन के लिए सामग्री तैयार की। कुछ बच्चे खिलखिलाते हुए रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, बर्फ का चूरा, हम बर्फ का चूरा खरीदना चाहते हैं। जब से शेव्ड आइस का चलन शुरू हुआ, पता नहीं सबसे पहले किसने इसका प्रचार किया, लेकिन कई लालची प्राथमिक विद्यालय के छात्र कक्षा के बाद शेव्ड आइस खरीदने के लिए चेंग सू की दुकान पर जाते थे। चेंग सू ने फ्रीजर से तैयार बर्फ निकाली, उसमें लाल सेम और राजमा जैसी टॉपिंग डाली, फिर उस पर अनानास का जैम डाला और बच्चों को देते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, ये आखिरी कुछ कटोरी बची हैं। अरे, अब और नहीं है, क्या कल कुछ मिलेगा? कल आकर पूछ लेना, आज मैं शायद बहुत व्यस्त रहूंगी, इसलिए काम खत्म होने के बाद जल्दी घर चले जाना, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए कहा। रेस्टोरेंट खुलने के बाद से वह हर दिन जल्दी निकल जाती थी और देर से लौटती थी, और पिछले कुछ दिनों से तो वह रेस्टोरेंट में ही रुक रही थी। उसे घर जाकर साफ सफाई करने की बहुत जरूरत थी, आखिर वह शादीशुदा महिला थी। फिलहाल हमारे रेस्टोरेंट में सबसे लोकप्रिय चीज शायद शेव्ड आइस ही है, क्यूलान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो सिर्फ गर्मियों में ही बिकता है, पतझड़ आते ही हम इसे बेच नहीं पाते, चेंग सू ने हंसते हुए कहा। दोनों ने जल्दी से बर्तन धोए और अगले दिन के लिए सामग्री तैयार की। क्यूलान अपनी बड़ी बहन की खरीदारी में मदद करने के लिए शहर चली गई और चेंग सू अकेले घर की ओर रवाना हो गई। अरे वाह भाभी जी, आप पिछले कुछ दिनों से कहीं नजर नहीं आई, आप कहाँ थी? चूनहुआ कचरे से भरा थैला पकड़े इमारत से बाहर निकली और पास आते हुए चेंग सू को पुकारा। क्या मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला था? वहाँ बहुत भीड़भाड़ रहती है। मेरे पति इन दिनों घर पर नहीं है, इसलिए मैं कुछ रातों के लिए वहीं रुक गई, आना जाना कम लगता है, चेंग सू ने हंसते हुए जवाब दिया। चुनहुआ चौंक गई, बाहर ही रहना है ना? ये कैसा लगा? चेंग सुक्सिन को अंदर से थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा सोचा नहीं और बस इतना कहा, हाँ, मैं तो बस सुविधा के लिए फल ढूंढ रही हूँ। फिर उसने अपने बैग से एक नाशपाती निकाली और चुनहुआ को देते हुए कहा, जब मैं वापस आ रही थी तो फल की दुकान पर ताजे फल थे, तुम भी चख लो। ओह, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? चुनहुआ की नजरें चेंग सू के बैग पर टिक गईं। यह एक कपड़े का थैला था, फूला हुआ था और यह स्पष्ट नहीं था कि इसके अंदर क्या था, लेकिन ये भारी लग रहा था। चेंग सू को देखकर शायद ही कभी पता चलता कि वह सुबह शाम को आती जाती है, और पिछले कुछ दिनों से तो वह और भी कम दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका वजन थोड़ा कम हो गया है और रंग भी थोड़ा गहरा हो गया है, लेकिन वह बहुत ही जीवंत लग रही थी। आपका रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? आप इतने व्यस्त हैं कि घर आने का भी समय नहीं मिलता, चुनहुआ ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। एक छोटा सा रेस्तरां, भला वो इतनी व्यस्त तो नहीं हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि कमांडर क्यूई के घर पर न होने के दौरान वो कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर रही हो जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहती हो? जैसे ही उसने ये सोचा, चुनहुआ के मन में उठने वाली गपशप और भी सक्रिय हो गई और चेंग सू को देखने का उसका नजरिया सूक्ष्म रूप से बदल गया, मानो उसने किसी नए महाद्वीप की खोज कर ली हो। चेंग सू, उसके विचारों से अनभिज्ञ होकर, ने जवाब दिया, व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। तुम क्या कह रही हो, इस पर गौर करो। तुम्हारे पति को अच्छा भत्ता मिलता है और तुम्हारे काम को देखते हुए इसे तुम अपने निजी पैसों से एक्सेसरीज पर खर्च करना मान सकती हो। जब तक ये वैध काम है, घर पर खाली बैठने से तो कोई भी आमदनी बेहतर है ना? चेंग सू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह इस तरह क्यों बात कर रही है, इसमें क्या जायज है और क्या नहीं? उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। ओह ठीक है। चेंग सू को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, इसलिए वह इमारत की ओर चल पड़ी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि एक महिला चुनहुआ के पास आए और कुछ फुसफुसाने लगी।
जब उन्होंने देखा कि वह उन्हें देख रही है तो दोनों चुप हो गए। चेंग सू मुस्कुराए, उस अजीब सी भावना को नजरअंदाज किया और अंदर चली गई। C73 मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का एक कटोरा बना दूंगा। रात हो चुकी थी और हर घर में रोशनी जगमगा रही थी। कपड़े को बाथरूम में टांगने के बाद चेंग सू आखिरकार आराम करने के लिए एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई। उसके हाथों में आधा कप पानी था। उसने कमरे के सन्नाटे को चारों ओर देखा और कुछ स्तब्ध सी महसूस की। एक व्यक्ति, एक कमरा, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पिछले जीवन में लौट आए हो, दिन भर के काम के बाद घर आकर शांति और सुकून पा रही हो। दरअसल उसे अपने विवाहित होने का एहसास तभी हुआ जब उसने उसे देखा। इसके अलावा चेंग सू ने अभी तक पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभाई थी, खासकर जब क्यूई ताइगुओ दूर थी। लेकिन वह आदमी कब लौटेगा और क्या सब कुछ ठीक है? चेंग सू ने उस कमरे के दरवाजे पर नजर डाली जहां क्यूई ताइगुओ आमतौर पर सोती थी। अपने होंठ सिकुड़े, अपना कप नीचे रखा और अंदर जाने के लिए दरवाजे की मूंछ घुमाई। मुख्य शयनकक्ष से भी छोटा वह कमरा केवल एक स्थायी शिविर टेंट से सुसज्जित था। हल्के हरे रंग का पतला कंबल बिस्तर के निचले हिस्से में करीने से तह करके रखा हुआ था। पलंग के पैरों के पीछे एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक कप और कुछ किताबें रखी थी। चेंग सू ने उन पर नजर डाली और महसूस किया कि वे सभी सैन्य पत्रिकाएं और किताबें थीं। डेस्क पर एक नोटबुक और एक पेन भी था। चेंग सू हिचकिचाए, उसे उठाया और फिर वापस रख दिया। मैं बस उसकी लिखावट देख लूंगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा और 1 मिनट तक नोटबुक को घूरती रही। नोटबुक खोलते ही उसने देखा कि उस पर ची ताइगुओ का नाम मोटे और सशक्त अक्षरों में लिखा हुआ था। लिखावट देखना मानो स्वयं उस व्यक्ति को देखना ही था। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये वास्तव में ची ताइगुओ की ही लिखावट थी। और गौर से देखते हुए चेंग सू रुक गई। यह क्या था? कविता। एक बहादुर सिपाही कविताएं लिख रहा है। चेंग सू ने इसे धीरे से पढ़ा और यह काफी अच्छी तरह से तुकबंदी वाला प्रतीत हुआ। ची ताइगुओ ने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। जब प्रोडक्शन टीम सैनिकों की भर्ती कर रही थी तब उनके पिता ने उनका नाम लिखवा दिया। शारीरिक परीक्षा के बाद उनका चयन हो गया और वे सेना में भर्ती होने के लिए चले गए, जिससे उनकी हाई स्कूल की शिक्षा अधूरी रह गई। स्वयं सीखा, चेंग सू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे एहसास नहीं था कि वह इतना भावुक व्यक्ति है। क्या उस कठोर बाहरी रूप के नीचे कोमलता छिपी है? उसके मन में एक स्मृति कौंध गई और उसके गाल लाल हो गए। जब वह अभी स्कूल में ही था तब से ही वह खुद को उसकी पत्नी मानती थी और ची ताइगुओ पर अपना पूरा नियंत्रण रखती थी। अगर कोई लड़की उसे प्रेम पत्र देने की हिम्मत करती तो वह उसके बाल नोचती, उसके कपड़े फाड़ देती और उसे बेशर्म कहती। हे भगवान, उस समय उसकी उम्र कितनी रही होगी? धड़ाम, चेंग सू ने नोटबुक बंद कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूई ताइगुओ उसके प्रति इतना सम्मानजनक होते हुए भी इतना दूरी बनाए रखता था। यहाँ तक कि उनकी शादी भी अनिच्छा से हुई थी। ऐसा लगता है कि उसने बचपन से ही उसे परेशान किया था। बचपन में तुमने कौन कौन से पाप किए थे? चेंग सू ने धीरे से उसके चेहरे पर थपथपाया, हंसते और रोते हुए। वह कितनी छोटी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हाई स्कूल के पहले वर्ष के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। शायद वह केवल अपने सपनों के कुंवारे क्यूई ताइगुओ से शादी करने के बारे में सोच रही थी। ऐसा लगता है कि उसके प्रति आपका स्नेह सच्चा प्यार था। चेंग सू ने धीरे से सांस छोड़ी, नोटबुक नीचे रखी और कमरे से निकलने से पहले सब कुछ समेट लिया। टेलीविजन के मनोरंजन के बिना चेंग सू जल्दी सो गई। नींद आती जाती रही, तभी अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। चेंग सू अचानक जाग उठी। कमरे के अंधेरे में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस पुराने घर में उसे अपनी सुरक्षा को लेकर यकीन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि चोर सैन्य जिले में किसी घर को लूटने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? क्या ये शोर किसी चीज का हो सकता है? चेंग सू उठकर बैठ गई और दरवाजा खोला। वाकई उसकी तरफ पीठ करके क्यूई ताइगुओ एक बड़ा सा बैग फर्श पर रख रहा था। चेंग सू हैरान और खुश दोनों थी। जब ची ताइगुओ मुड़ी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ची ताइगुओ, तुम वापस आ गई। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। C74 दवा लगाने में उनकी मदद करना। सर्रा से पानी का एक बड़ा चम्मच नीचे गिरा और ची ताइगुओ ने अपने बालों से पानी झाड़ा और पास से तौलिया लेकर अपना चेहरा पोंछा। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए नूडल्स का एक कटोरा बना देती हूँ, उसने कहा। चेंग सू का वह वाक्य उसके दिमाग में फिर से गूंज उठा और उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे उस पर किसी ने चोट मारी हो। ची ताइगुओ को अपनी छाती में एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह उनका पहला मिशन नहीं था और ऐसा कब हुआ था जब वे अकेलेपन में वापस नहीं लौटे थे, अपना ख्याल खुद ही रखते हुए। लेकिन इस बार अंदर आते ही कोई उनका इंतजार कर रही थी, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। हाँ, खुशी। अगर वह गलत नहीं था तो चेंग सू के चेहरे पर अभी जो भाव थे वे वास्तव में खुशी के थे, है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का एक कटोरा बना दूंगा। मिशन पूरा करने के बाद वह सीधे घर चला गया था और जब तक वह घर पहुंचा तब तक काफी रात हो चुकी थी। उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा कहाँ, पर उसे इसकी आदत थी। बस अब क्या? क्यूई ताइगुओ के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आए और उसकी नाक को एक हल्की लेकिन मोहक सुगंध महसूस हुई। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसने आर्मी ग्रीन रंग की टैंक टॉप और बॉक्सर शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसके कंधे पर एक तौलिया था और वह बाथरूम से बाहर निकल गया।
चेंगसू हाथ में एक बड़ा कटोरा लिए मेज की ओर चल पड़ी। शोर सुनकर वह मुड़ी और बोली, क्या सबने कपड़े धो लिए? आओ बैठो और खाना खाओ, नहीं तो जल जाएगा। ची ताइगो हैरान थी, क्या उसने सचमुच नूडल्स का कटोरा बनाया था? वह चलकर वहां पहुंचा। उसके सामने रखे बड़े कटोरे में सूप नूडल्स थे, जिनके ऊपर 2 सुनहरे तले हुए अंडे रखे थे और कटे हुए हरे प्याज के कुछ टुकड़े छिड़के हुए थे, जिससे सफेद नूडल्स बहुत आकर्षक लग रहे थे। गड़गड़ाहट की आवाज से क्यूई ताइगो की भूख और बढ़ गई और वह सहज रूप से बैठ गया। जिन दिनों तुम घर पर नहीं थे, मैंने ज्यादा खाना नहीं खरीदा और गर्मी बढ़ने के साथ साथ हमारे घर में फ्रिज भी नहीं है, इसलिए मांस जैसी चीजें रखना मुश्किल हो जाता है, तो मैं तुम्हारे लिए बस 2-3 अंडे ही तल पाई। अभी इसी से काम चला लो, कल मैं कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी, ठीक है? चेंगसू ने समझाया। क्या खाना चाहोगे? भुना हुआ मांस कैसा रहेगा? तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है। ची ताइगो ने चॉपस्टिक उठाए, उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी चलेगा, और फिर वह लगन से खाने लगा। दूसरी ओर चेंगसू काफी खुश थी। बेहतर संवाद एक शानदार शुरुआत थी। जब वो उसके बाईं ओर से गुजरी तो वह थोड़ा झुकी और उसकी बांह पर खून देखकर हौंकते हुए बोली, हे भगवान, आपको चोट लगी है। ची ताइगो ने भौहें चढ़ाकर देखा। ये गोली का घाव था, जो नहाते समय पट्टी हट जाने के कारण फिर से खुल गया था और अब उससे दोबारा खून बह रहा था। कुछ नहीं है, उसने सहज भाव से कहा और तौलिया को अपने कंधे से खींचकर उस पर दबा दिया। हिलो मत, चेंगसू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे कीटाणुरहित करना जरूरी है। वह तौलिया नहाने के लिए था, उसे घाव पर नहीं दबाना चाहिए, संक्रमण हो सकता है। शांत रहो, मैं दवाइयां लाता हूं और तुम्हारी मदद करता हूं। सौभाग्य से उसे याद आया कि उनके घर में प्राथमिक चिकित्सा किट नहीं है, इसलिए आज वापस आते समय उसने एक स्वास्थ्य केंद्र से कुछ आम दवाइयां खरीदी और उन्हें एक छोटे से डिब्बे में भरकर वापस ले आई। ची ताइगो उसे अलमारी की ओर जाते और एक डिब्बा लेकर लौटते हुए देखकर काफी हैरान रह गई। उसे ये सब और भी अजीब लगा। घर से दूर रहने के दौरान उन दिनों में क्या हुआ था? तुम खाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना नूडल्स पेस्ट बन जाएंगे, चेंगसू ने डिब्बा खोलते हुए निर्देश दिया। मैं इसे अभी कीटाणुरहित करने जा रही हूँ, जलन के लिए तैयार रहो। कीटाणुनाशक से कितना दर्द हो सकता है? क्यूई ताइगो थोड़ा संशय में था नूडल्स खाते हुए, लेकिन जब चेंगसू ने कीटाणुनाशक में भीगे हुए रुई के फाहे से घाव को साफ किया तो तेज दर्द के कारण वह अनजाने में ही सिहर उठा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? चेंगसू ने ध्यान दिया और ऊपर देखकर पूछा। ची ताइगो ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं और दया और चिंता के भावों से भरी हुई थी। उसके दिल में कोमलता का भाव जागा और थोड़ा असहज होकर उसने नजरें नीचे करके कहा, दर्द नहीं हो रहा है। धिक्कार है। एक पल के लिए तो उसे सचमुच लगा कि चेंगसू खूबसूरत लग रही है। C75 बस पूछ रहा हूँ। चेंगसू ने ची ताइगो की बांह पर पट्टी लपेटी और पूछा, यहाँ क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे मांस का एक टुकड़ा निकाल लिया गया हो। घाव देखने में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन चेंगसू यह नहीं बता पा रही थी कि क्या ये ची ताइगो की बेफिक्री थी या कुछ और, जिसके कारण वह काफी भयंकर दिख रहा था, जो देखने में काफी डरावना था। यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप बता रहे हैं, बस गोली छूकर निकल गई है, क्यूई ताइगो ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक गोली? चेंगसू का हाथ रुका और काफी देर तक देखने के बाद उसने आखिरकार कहा, क्या आपका हर मिशन इतना खतरनाक होता है? गोलियों और गोलीबारी के बीच अपनी जान बचाने के लिए लड़ना। ची ताइगो ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि वह असंतुष्ट और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रही है, और उसने बिना सोचे समझे कहा, अपने घर और देश की रक्षा करना एक सैनिक का पवित्र कर्तव्य है, तुम क्या समझोगी? उसका लहजा कुछ कठोर था और चेंगसू ने नजरें झुकाते हुए कहा, अपने घर और देश की रक्षा करना वास्तव में आपका पवित्र कर्तव्य है, लेकिन आपको और भी सावधान रहना होगा। अब आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि कहावत है, हमारे माता पिता ने हमें हमारा शरीर, हमारी त्वचा और हमारे बाल दिए हैं। अगर आपके माता पिता को इसके बारे में पता चले तो उनका दिल कितना टूट जाएगा। माता पिता, ये तो अजीब लग रहा है। क्यूई ताइगो ने बात नहीं की। उसके चुप रहने पर चेंगसू को 21वीं सदी की भाषा का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं हुई और बिना ज्यादा सवाल किए, आखिर एक निवाला खाने से कोई मोटा तो नहीं हो जाता। उसके हिसाब से उसे यहाँ आए लगभग 2 महीने हो गए थे, लेकिन उससे बातचीत के दिन बहुत कम ही बीते थे। अभी और समय मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ो, उसने सोचा। इसके अलावा वह अभी अभी घायल होकर लौटा था, भला वह उससे इतनी तीखी बहस कैसे कर सकती थी? क्या कोई और चोट भी है? पट्टी बांधने के बाद उसने उसके टैंक टॉप से ढकी हुई त्वचा को छोड़कर बाकी हिस्से पर एक और नजर डाली। उसे इस हालत में देखकर ची ताइगो ने अपना स्वर नरम करते हुए कहा, नहीं, इस बार तो बस लापरवाही से लगी खरोंच थी, लेकिन चोट मामूली है, पट्टी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने पट्टी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ये ठीक नहीं है, मौसम गर्म है और आपको फिर से सैनिकों के साथ प्रशिक्षण करना होगा। पसीने में नमक होता है, ये घाव में जलन पैदा करेगा और उसे भरने में और भी मुश्किल कर देगा। आपको संक्रमण भी हो सकता है, बेहतर है कि इसे लपेटकर ही रखें। चेंगसू ने अपनी राय पर जोर दिया। उसने ऐसी खबरें देखी थी जिनमें छोटे से घाव से भी लोगों की टेटनस से मौत हो गई थी। ये सुनकर ची ताइगो ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना हाथ नीचे गिरा दिया।
चेंग सू ने दवाइयों का डिब्बा एक तरफ रख दिया और फिर पूछा, आप जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं यहाँ के काम संभाल लूंगी। ची टाइगो को अंदर से थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। तभी उसने उसे पूछते हुए सुना, वैसे क्या तुम कल टुकड़ी में जा रहे हो? अभी अभी एक मिशन से वापस आए हो, क्या तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? एक दिन आराम करो, रिपोर्ट लिखनी है, ची टाइगो ने जवाब दिया और पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। जाओ, सो जाओ। चेंग सू मुस्कुराया। ची टाइगो ने उसे कटोरियां और बर्तन रसोई में ले जाते देखा। जिज्ञासा से भरे मन से अपने कमरे में वापस गया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे के गैप से देखा, हॉल की रोशनी बुझ चुकी थी। वह उसे पहले से कहीं कम समझ पा रहा था। ची टाइगो ने यह सोचा और जल्द ही सो गया। गर्मी की रात, हल्की ठंड। शायद यह एक सैनिक की स्वाभाविक सतर्कता थी, या शायद वह अभी तक गहरी नींद में नहीं सोया था। लेकिन जब ची टाइगो ने हल्की सी आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली, अपने दिमाग को स्थिर किया और समय देखने के लिए एक छोटी अलार्म घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। 5 बज गए। इतनी सुबह वो क्या कर रही थी? ची टाइगो का इरादा परेशान न होने का था, लेकिन नूडल्स के कटोरे और अपनी बांह पर बंदी पट्टी के ख्याल ने आखिरकार उसे बिस्तर से उठा दिया। मैं तो बस एहसान चुका रहा हूँ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ची टाइगो ने खुद को इस बात का यकीन दिला दिया था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सचमुच चेंग सू को देखा, जो पूरी तरह से सजी धजी थी और दरवाजे की कुंडी की ओर हाथ बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर जाने वाली हो। अभी पूरी तरह से उजाला भी नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? ची टाइगो ने उसके पीछे से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी अचानक आई आवाज से चेंग सू चौंक कर लगभग उछल पड़ी। वह तेजी से मुड़ी और बोली, हे भगवान, क्या तुम मुझे डराकर मार डालना चाहती हो? C-76 संदेह। चेंग सू ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बोली, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? ओह, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट संभाल लिया है। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और अब मुझे वहाँ जाना है। क्या एक रेस्टोरेंट का अधिग्रहण कर लिया? तुम कारोबार चला रही हो? उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या उसे नौकरी नहीं ढूंढनी चाहिए थी? अचानक उसने कारोबार कैसे शुरू कर दिया? चेंग सू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह दुकान कुछ समय से खुली हुई है। उसने पहले ही काफी पैसा कमा लिया था। ची टाइगो ने उसे देखा, फिर कुछ देर बाद कहा, यहीं रुको। वह मुड़ा, दरवाजा बंद करने के लिए कमरे में वापस चला गया, जिससे चेंग सू हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने उसे लंबी पतलून पहने हुए बाहर आते देखा और कहा, चलो चलें। क्या? चेंग सू अचंभित रह गया। ची टाइगो पहले से ही दरवाजे पर था। उसने अपनी चप्पलें उतारी और स्पोर्ट्स बूट पहन लिए, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। उसे ये देखना ही था कि वह क्या करने वाली है। चेंग सू ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। अंधेरी सुबह में जल्दी बाहर निकलने से चेंग सू को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन किसी का साथ होना, खासकर एक मजबूत आदमी का साथ होना, स्वाभाविक रूप से उसे खुश कर रहा था। लेकिन उसकी बांह पर पट्टी देखकर वह हिचकिचाई। आपको ज्यादा सोना चाहिए। आपकी बांह अभी भी घायल है और आप अभी अभी एक मिशन से लौटे हैं। ज्यादा आराम करें। बकवास। ची टाइगो ने दरवाजा खोलते हुए और उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, तुम आ रही हो या नहीं? चेंग सू ने ओह कहा और उसके पीछे दरवाजे से बाहर निकल गई। 5 बज चुके थे और आसमान पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था। इमारत से बाहर निकलते ही चेंग सू ने अपनी टॉर्च निकाल ली। ची टाइगो ने ये देखा और उसे गहरी नजरों से देखा। उसने काफी अच्छी तैयारी कर ली है। वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, जहां आसमान गहरा नीला था और हल्की सी सफेद रोशनी की एक पतली सी लकीर दिखाई दे रही थी। हालांकि सड़क मुख्य सड़क थी और उस पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थीं, लेकिन वे एक दूसरे से कई मीटर की दूरी पर थीं और कुछ खराब थीं, जो रुक रुक कर टिमटिमा रही थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगे। ची टाइगो अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसे बेचैनी होने लगी। जब वह आसपास नहीं होता था तो क्या वह हर दिन इतनी दूर चलती थी? क्या रेस्टोरेंट चलाने के लिए इतना जल्दी उठना जरूरी था? क्या उसे डर का पता नहीं? अंधेरे में अकेली चलती हुई महिला को इतना साहस कहाँ से मिलता है? खुद को रोक न पाने के कारण उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। ची टाइगो अपने दिल में उठ रही भावना को ठीक से नाम तो नहीं दे सका, लेकिन उसे ये सब बहुत अजीब लगा। मेरे रेस्टोरेंट में भी स्टाफ की कमी है, सिर्फ मैं और ऊपर वाले फ्लैट में काम करने वाली प्लाटून लीडर लू की चाची की उलान ही है। लेकिन चूंकि मैं मालिक हूँ, इसलिए मुझे तैयारी के लिए जल्दी पहुंचना ही पड़ता है। चेंग सू ने चुप्पी तोड़ते हुए बातचीत शुरू की। बाहर तो बहुत सारी नौकरियां हैं, यही क्यों चुन रही हो? सुबह होने से पहले ही निकल गई, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? ची टाइगो ने हल्के से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी साहसी होगी या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देगी। ओह, मैंने इस मुद्दे पर विचार किया है, लेकिन उद्यमी होने का मतलब स्वाभाविक रूप से सुबह तड़के उठना होता है। समस्या सुविधाजनक परिवहन की कमी है। अगर मेरे पास साइकिल होती तो अच्छा होता। साइकिल से जाना ज्यादा दूर नहीं है। अरे, ये ईस्ट मेन रोड पर स्कूल के पास ही है।
क्या बात है। बात अधूरी छोड़ते हुए चेंग सू ने देखा कि उसके बगल में खड़ा आदमी चलना बंद कर चुका है। क्यूई ताइगुओ ने पूछा, एक साइकिल? हाँ। चेंग सू थोड़ा असमंजस में था। साइकिल के बारे में क्या? ची ताइगुओ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तो उसने नूडल्स बनाए और परवाह करने का नाटक किया। उसके घाव का बड़े प्यार से इलाज किया, सिर्फ इसलिए कि वह उसे एक साइकिल खरीद दे। अगर चेंग सू उसकी सोच को समझ पाती तो शायद वह निराशा में चिल्ला उठती, कितनी बड़ी गलतफहमी है। शुरुआत से ही वह सुबह से शाम तक व्यस्त रही थी और उसने उसकी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा पैसा कमा लिया था। उसने इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन चेंग सू में दूसरों के विचारों को जानने की क्षमता नहीं थी। उसने बस आकाश की ओर देखा और कहा, ओह नहीं, उजाला हो रहा है, चलो जल्दी करें। वह तेजी से आगे बढ़ी और क्यूई ताइगुओ के मन में जो शंकाएं थीं वे उसके गले में ही अटक गईं। उसने उन्हें निगल लिया और चेहरे पर गुस्से का भाव लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। बाद में उससे हिसाब बराबर करने का समय मिल जाएगा। C77 आपको पैसा कहाँ से मिला? हालांकि वह तैयार था, लेकिन रेस्तरां में पहुंचते ही चेंग सू को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर क्यूई ताइगुओ थोड़ा हैरान रह गया। वह वास्तव में सब कुछ खुद ही संभाल रही थी। हैरानी से आंखें फाड़कर क्यूई ताइगुओ ने देखा कि चेंग सू मानो घड़ी की तरह चाबी भरवाकर एक पल के लिए भी हिलना नहीं रुका। सेना में आने से पहले उसके पिता ने कहा था कि वह नौकरी की तलाश करेगी और उसने भी यही कहा था, लेकिन उनके मन में यह विचार था कि यह अन्य महिलाओं की तरह ही होगा, या तो किसी कारखाने में असेंबली लाइन पर काम करना या निजी मालिकों के लिए छोटे मोटे काम करना। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस नौकरी का उन्होंने जिक्र किया था वह वास्तव में अपना खुद का व्यवसाय चलाना होगा। चेंग सू को कुशलतापूर्वक धोते और साफ करते हुए, कई बड़ी सुअर की हड्डियों को सूप के बर्तन में डालकर पकाते हुए और फिर खीरे धोते हुए देखना, चाकू पकड़े हुए उसका हाथ मशीन की तरह तेजी से चल रहा था। ची ताइगुओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें धुंधली हो रही हों। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे कभी पता न चलता कि चेंग सू इतना फुर्तीला और गंभीर हो सकता है। क्या आप पहले वापस जाना चाहते हैं? मैं खीरे के सलाद के इस कटोरे को मैरिनेट कर लूंगी और फिर बाजार से सामान खरीदने जाऊंगी। आपको वापस जाना चाहिए, चेंग सू ने खंभे की तरह स्थिर खड़े क्यूई ताइगुओ पर एक नजर डालते हुए कहा। ची ताइगुओ के जाने का समय हो गया था, लेकिन ये सुनकर उसे किसी अवर्णनीय शक्ति ने धक्का दिया और उसने कहा, मैं कल ही लौटा हूं और आज मैं छुट्टी ले सकता हूं। चेंग सू ने सहमति में एक आवाज निकाली, उसकी ओर देखा और पूछा, तो क्या आप मदद करना चाहते हैं? ची ताइगुओ ने अपनी भौहें उठाई और मना नहीं किया। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? तुम ताकतवर हो, मेरी मदद करो इन खीरों को चपटा करने में। चेंग सू ने उसकी सहमति देखकर बिना किसी औपचारिकता के आदेश दिया। आज दोपहर के भोजन में खीरे का सलाद शामिल था। मौसम गर्म था, इसलिए ये ठंडे व्यंजन खाने से ताजगी मिलती थी और खीरे सस्ते भी थे, इसलिए वे अक्सर भोजन में शामिल होते थे। चेंग सू के निर्देशों का पालन करते हुए ची ताइगुओ ने खीरे चपटे कर दिए। उसके झुके हुए सिर को देखकर उसने होंठ सिकोड़कर पूछा, क्या तुम नौकरी नहीं ढूंढ रही थी? तुमने अपना व्यवसाय क्यों शुरू किया? उन्हें कभी पता नहीं था कि वह व्यापार में रुचि रखती है। क्या वह पैसा कमा पाएगी या उसे नुकसान उठाना पड़ेगा? दूसरों के लिए काम करना दो बिंदुओं के बीच आना जाना मात्र है, जो बहुत रोचक नहीं है। मौजूदा सुधारों और उदारीकरण के चलते अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है और अवसर भी बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में उतरना एक बेहतर विकल्प लगता है, चेंग सू ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। ये सुनकर ची ताइगुओ ने उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने रेस्तरां का जायजा ले लिया था। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन माहौल काफी अच्छा था। वहां आंगन में पेड़ों के नीचे मेजें लगी हुई थी और अंदर दीवार पर स्पष्ट कीमतों के साथ एक बड़ा मेनू लटका हुआ था। असल में मैंने नाश्ता भी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन देखिए, सिर्फ दोपहर का भोजन बनाने के लिए भी मुझे इतनी जल्दी आना पड़ेगा। अगर नाश्ता बनाना होता तो मुझे सुबह 4 बजे दरवाजे खोलने पड़ते, चेंग सू ने कहा। उसके विचार महत्वाकांक्षी थे, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। उसने अपनी क्षमताओं को कम आंका था। दोपहर के भोजन के समय की भीड़ को संभालना ही काफी मुश्किल था, नाश्ते की तो बात ही छोड़िए। इसलिए कर्मचारियों की कमी के कारण वह फिलहाल केवल दोपहर का भोजन ही बना सकती थी और बाकी के बारे में बाद में फैसला करेगी। ची ताइगुओ ने देखा कि वह दस्ताने पहन रही थी, खीरे से भरे बड़े बर्तन में नमक डाल रही थी, लगातार मसल रही थी और निचोड़ रही थी जब तक कि कुछ रस न निकल आए। फिर उसे फेंक दिया और उसमें मसाले मिलाए, सिरका, चीनी, मिर्च का तेल। कुछ ही देर में खीरे का सलाद एक तरफ रख दिया गया और चेंग सू ने अपना एप्रन उतारते हुए कहा, मैं अब बाजार जा रही हूँ। क्या आपने नहीं कहा था कि प्लाटून लीडर लू की चाची मदद के लिए आ रही है? मैंने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा? ची ताइगुओ ने पूछा। वह 8 बजे से शुरू करती है। चेंग सू ने अपना एप्रन ठीक करते हुए, अपना रोज का कैनवास बैग उठाते हुए, सब्जियों का छोटा ठेला खींचते हुए और जाने की तैयारी करते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास ये कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये रेस्टोरेंट तो किसी और की संपत्ति है ना? अचानक क्यूई ताइगुओ को एक समस्या समझ में आई। चेंग सू पैसों के मामले में बेफिक्र रहने के लिए जानी जाती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास कोई बचत नहीं है। व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है।
पैसा कहाँ से आया? स्वीका रोकती। पैसा कहाँ से आया? चेंग सू ने कुछ देर सोचा और फिर क्यूई ताइगुओ को विस्तार से बताया कि उसने कैसे धन जुटाया और रेस्तरां का अधिग्रहण किया। जब क्यूई ताइगुओ को पता चला कि उसने दहेज के गहने बेच दिए हैं, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी उंगलियों को देखकर सचमुच पता चला कि वे खाली थी। शादी के समय उसकी मां द्वारा दी गई अंगूठी गायब थी। तुमने अंगूठी बेच दी? ची ताइगुओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह अंगूठी उसने अपनी मां के लिए खरीदी थी और चेंग सू को देते समय भी वह उसे देने में काफी हिचकिचा रहा था। उसके पिता के कई बार समझाने के बाद ही वह अंगूठी चेंग सू को देने के लिए राजी हुई। यह एक खानदानी धरोहर थी, फिर भी उसने इसे बेच दिया। हाँ, ट्रांसफर फीस 90 थी और मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। चेंग सू ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, और तुम घर पर नहीं थे इसलिए? क्या अब वह नाराज था? ये तो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। मुश्किल समय में भी उन्होंने इसे कभी नहीं बेचा। ची ताइगुओ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। चेंग सू को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने कहा, छोड़ो इसे। तुम्हें मेरे लौटने का इंतजार करना चाहिए था। रेस्तरां को तुरंत स्थानांतरण की आवश्यकता थी। आप बिना कुछ कहे एक मिशन पर चले गए और मुझे पता नहीं था कि आप कब लौटेंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपातकालीन उपाय किए। चेंग सू एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोली, वह अंगूठी, क्या वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अगर है तो मैं दुकान जाकर देख सकती हूँ कि वह बिक गई है या नहीं। अगर नहीं तो मैं उसे वापस खरीद लूंगी। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ची ताइगुओ के मन में यह सवाल उठा, लेकिन चेंग सू के चेहरे के भाव देखकर उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वह थोड़ा निराश और थोड़ा कड़वा महसूस करते हुए बोला, क्या तुम्हें भी उस अंगूठी की इतनी परवाह नहीं थी? शादी समारोह के दौरान जब उसकी मां ने उसे अंगूठी पहनाई थी, तब वह बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब उसने उसे इतनी आसानी से बेच दिया। तो क्या उसका तथाकथित स्नेह महज दिखावा था, चाहे वो वस्तुएं हो या लोग? क्यूई ताइगुओ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। चेंग सू ने कहा, एक बार जब मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगा तो मैं 100 या 10 गुना अधिक भी खरीद सकता हूँ, और इसके अलावा जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत होगी तो मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। क्यूई ताइगुओ ने बात नहीं की। चेंग सू अपने छिपाए हुए पैसों के बारे में बात करता रहा, जिससे ची ताइगुओ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके कान गर्म हो गए। उसने हकलाते हुए कहा, कैसा छिपा हुआ पैसा? मुझे तो बस उसे वहां रखना अच्छा लगता है। चेंग सू ने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए क्यूई ताइगुओ ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो भूल जाए। चेंग सू ने कहा, रेस्तरां खोलते समय मेरे पास पैसों की कमी थी और हिसाब किताब करने के बाद पता चला कि आपकी ही रकम से मेरी तत्काल जरूरतें पूरी हुई। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, आपकी तरफ से एक भी नोट कम नहीं हुआ है। जब उसके रेस्टोरेंट से मुनाफा शुरू हो गया तो उसने पहले से ही खर्च की गई धनराशि की भरपाई कर ली थी। फिर भी ची ताइगुओ को कुछ असंतोष महसूस हुआ। उसने इतनी स्पष्ट सीमाएं क्यों बताईं? क्या यह आवश्यक था? मैंने तुम्हें किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया है, इतनी जल्दी क्या है? अगर तुमने इसे दोबारा नहीं भी भरा होता तो भी मैं कुछ नहीं कहता। तुम मेरी पत्नी हो, परिवार का भरण पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है, ची ताइगुओ ने कहा। चेंग सू हल्के से हंसी, क्या ऐसा है? तो फिर मैं अब इस बारे में विनम्र नहीं रहूंगी। हम दोनों ने आगे कोई बात नहीं की क्योंकि वे पहले ही बाजार पहुंच चुके थे और चेंग सू के पास फालतू की बातें करने का समय नहीं था। वह सब्जियों और मांस खरीदने के लिए अपने नियमित विक्रेताओं के पास गई और जल्दी से कार भर ली। वापसी के रास्ते में ची ताइगुओ ने पूरी निष्ठा से ठेला उठाने में उसकी मदद की। जब तक वे रेस्तरां पहुंचे, क्यूलान पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। ची ताइगुओ को देखकर वह चौंक गई। कमांडर क्यू भी क्यों आए हैं? क्यू ताइगुओ के सामने क्यूलान कुछ असहज महसूस कर रही थी। क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ची ताइगुओ ने उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, मैं तो बस देखने आई थी। इसके बाद चेंग सू ने कहा, बहुत हो गई बातें, चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। क्यूलान तुरंत मान गई और चेंग सू के साथ शामिल हो गई। दोनों ने मिलकर बर्तन धोए और काटे और दोपहर के भोजन के लिए आने वाले मेहमानों के लिए तैयारी में जुट गईं। C79 बेचैन। चेंग सू को दोपहर के भोजन के समय की सारी भीड़ समेटते देख ची ताइगुओ को आखिरकार समझ आया कि वह कितनी व्यस्त थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि जब उसने घाटे को पूरा करने के लिए पैसे इधर उधर करने की बात कही थी तो वह झूठ नहीं बोल रही थी, शायद ये सच ही था। आखिर भोजनालय में कारोबार खूब फल फूल रहा था। छोटे से रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के बाद क्यूई ताइगुओ चेंग सू द्वारा दिए गए गिरवी टिकट और नोटों को पकड़े हुए वहां से निकल गया। रेस्तरां से बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। चेंग सू अपनी वर्कबेंच कही जाने वाली मेज पर तेजी से मूली काट रही थी। उसकी कलाइयां फुर्तीली थीं, चाकू चलाने में उसका कौशल प्रभावशाली था, ऐसा लग रहा था मानो वह इस काम में पूरी तरह माहिर हो। उसने अभी पूरी तरह आराम भी नहीं किया था कि अगले दिन की बिक्री की तैयारियों में वह तेजी से जुट गई। ये मूली क्या इन्हें अचार बनाने के लिए नहीं रखा गया था? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने इतनी जल्दी पैसा वापस कमा लिया। ची ताइगुओ ने नोटों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और होंठ सिकोड़ते हुए वहां से चला गया।
लेकिन जब वह उस गिरवी की दुकान पर पहुंचा जिसका उसने जिक्र किया था, तब उसे एहसास हुआ वह उन दो चीजों को चुराने में उसकी मदद क्यों कर रहा था। वे दोनों कभी इतने करीब कब थे। अरे, क्या आप कुछ गिरवी रख रहे हैं? गिरवी की दुकान की छोटी सी खिड़की खुली और मालिक ने अपना आधा सिर बाहर निकालकर पूछा। ची ताइगो ने गिरवी रखने का टिकट सौंपते हुए कहा, कुछ सामान चुराने आया हूँ। चेंग सू ने भी उससे पूछा था, और ये देखकर कि आज उसके पास वाकई समय है, उसने उसे सामान चुराने में मदद करने के लिए बुलाया। आखिर वह खुद भी बहुत व्यस्त थी। अगर वह सामान चुराने के बाद घर चली जाती तो बहुत देर हो जाती। ये तो बहुत जल्दी हो गया। मालिक ने गिरवी रखने का टिकट लिया, उसे देखा और बुदबुदाया, एक पल रुकिए। पैसे चुकाने के बाद ची ताइगो चेंग सू की दोनों चीजें लेकर सैन्य आवासीय परिसर में वापस चली गई। तब तक दोपहर हो चुकी थी। मौसम बेहद सुहावना था और कई लोग आंगन में स्टूल लगाकर बैठ गए थे, बातें कर रहे थे और बुनाई कर रहे थे। अरे, क्या आपको पता है, कमांडर क्यूई की पत्नी पिछले कुछ दिनों से कहीं नहीं मिल रही है। कपड़े की कमीज पहने एक महिला ने रहस्यमय ढंग से फुसफुसाते हुए कहा। आपके कहे बिना ही मुझे याद आ गया, वह कई दिनों से लापता है। एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी बात दोहराई। देखो, कमांडर क्यूई के मिशन पर बाहर रहने के कारण वह कई दिनों से लापता है, पता नहीं वह क्या शरारत कर रही है। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, उनकी अभी अभी शादी हुई है। कौन कहता है कि यह असंभव है? मैं तो उसके हाव भाव से ही समझ गया था कि वह बहुत चंचल है। देखो, कमांडर जी जैसे ही किसी मिशन पर जाते हैं वह गायब हो जाती है। क्या उसका कोई गुप्त प्रेमी है? हे, तुम्हें तो पता ही होगा। कमांडर क्यूई सचमुच दयनीय हैं। खांसी, चुप रहो। बातचीत बंद हो गई और महिलाओं के समूह ने ऊपर देखा तो उन्हें अपने पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उनके चेहरे सदमे और घबराहट के मिले जुले भावों से भरे हुए थे। ची ताइगो का चेहरा किसी बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया था और वह बिना किसी भाव के उनके पास से गुजर गया, लेकिन उसका दिल पहले से ही सदमे और आक्रोश से उबल रहा था। जिन दिनों वह घर पर नहीं था, क्या वह महिला भी उन दिनों घर पर नहीं थी? गुस्से से उबलता हुआ उसने गिरवी की दुकान से छुड़ाई गई चीजें चेंग सू के कमरे में फेंक दी और बिस्तर पर बैठ गया। अभी अभी सुनी गई बेकार की गपशप के बारे में सोचते हुए उसका गुस्सा लहरों की तरह बढ़ रहा था। वह जानता था कि वह बेचैन है, लेकिन क्या वह घर की उपेक्षा करने की हिम्मत कर सकती थी? क्या वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थी? ची ताइगो चाहता था कि वह तुरंत भोजनालय में चेंग सू का सामना करे, लेकिन आज वह कितनी व्यस्त थी, ये याद करके उसका गुस्सा मानो एक पल में ही शांत हो गया। जी हाँ, क्या वह भोजनालय में ही रुकी हुई हो सकती थी? अपने व्यवसाय की तैयारियों को देखते हुए और उसकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए वही रुकना समझदारी भरा कदम हो सकता था, ये सुविधाजनक भी होता। इस विचार के साथ ची ताइगो का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वह उसके लौटने का इंतजार करेगा। चेंग सू की पोशाक टांगते हुए क्यूई ताइगो ने साफ सुथरे कमरे में चारों ओर नजर डाली, जो मानो चेंग सू की खुशबू से सराबोर था। यहाँ तक कि हवा में भी उसका स्पर्श महसूस हो रहा था। यह मूल रूप से उसका इलाका था, लेकिन अब इस पर कब्जा कर लिया गया था। ची ताइगो अपने मिशन की रिपोर्ट लिखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही वह रिपोर्ट खत्म कर रहा था, उसने बाहर के दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने दरवाजे पर वान दाहे को देखा, जिसने जल्दबाजी में कहा, बुरी खबर है कमांडर क्यूई, आपको नीचे जाकर देखना होगा। आपकी भाभी नीचे प्लाटून लीडर झोंक के परिवार के साथ बहस कर रही हैं। सीएटी, क्या वह महिलाओं के सद्गुणों का पालन नहीं करती? चेंग सू ने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। ये सोचकर कि कड़ी मेहनत सराहनीय है, लेकिन मानव स्वभाव के काले पक्ष को भूल गई। अपने पिछले जीवन में वह किसी प्रोजेक्ट जैसे कि शादी के आयोजन स्थल की सजावट में पूर्णता प्राप्त करने के प्रयास में बिना सोए और बिना भोजन किए कई दिनों तक घर से दूर रह सकती थी। अब महज सुविधा के लिए 2 दिन अपने कार्यस्थल पर रुककर जल्दी निकलकर और देर से लौटकर उसके बारे में यह अफवाह फैलाई जाने लगी कि वह बेवफा है, बेचैन है। हे भगवान, लोगों के दिल इतने काले कैसे हो सकते हैं? वह भूल गई कि यह 21वीं सदी नहीं बल्कि रूढ़िवादी 1980 का दशक है, जहां बिना किसी कारण और बिना किसी स्पष्टीकरण के घर न लौटने वाली महिला संदेह और व्यर्थ विचारों को आमंत्रित करती है। दिन भर व्यस्त रहने के बाद जब वह वापस लौटी तो उसे ऐसी असहनीय गपशप सुनने को मिली। अच्छे स्वभाव के बावजूद भी वह इसे सहन नहीं कर सकी। कौन चाहेगा कि दूसरे उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करें, खासकर किसी महिला के सतीत्व के संबंध में? चेंग सू और गपशप करने वाले के बीच झगड़ा हो गया। तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे किसी और के साथ घुलते मिलते देखा, बाईं आंख से या दाईं आंख से, या तुम्हारे सिर के पीछे कोई अतिरिक्त दिव्य आंख है? चेंग सू ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें सच्चाई नहीं पता तो बकवास मत करो। तुम्हारा पारिवारिक पालन पोषण कैसा हुआ है? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारी जबान तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है? प्लाटून लीडर झोंक की पत्नी है जिनका रंग हरे से सफेद हो गया। मुझे इस परिसर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और फिर भी आप मुझे इतनी अच्छी तरह से, विस्तार से और आत्मीयता से जानते हैं। आप वाकई असाधारण हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता।
हे जिन के जवाब देने से पहले ही चेंग सू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि अपनी बातों में थोड़ी नैतिकता रखें और निराधार अफवाहें न फैलाएं जिससे सबकी बदनामी हो। मैं तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है? हे जिन ने पलटवार किया। सब लोग सुन रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सब बहरे मूर्ख हैं? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैं बाहर मस्ती कर रही थी? या शायद तुम दिन दहाड़े शराब पीकर बकवास कर रही हो? चेंग सू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हे जिन को चेंग सू की इतनी हाजिर जवाबी की उम्मीद नहीं थी, जिसने शब्दों की बौछार से उसे व्याकुल कर दिया। उसे जवाब देने में कुछ पल लगे, फिर उसने कहा, चुनहुआ ने कहा था कि तुम 2 दिनों से घर नहीं आए हो। ये हंगामा देख रही चुनहुआ चौंक गई और जल्दी से बोली, मैंने अभी कहा था कि तुम घर पर नहीं हो। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ घबराहट झलक रही थी। चेंग सू ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने स्कूल में एक छोटा सा भोजनालय खोला है ताकि कुछ कारोबार चल सके। मुझे सुबह जल्दी काम शुरू करना पड़ता है, दोपहर तक व्यस्तता रहती है। सुविधा की कमी और ओल्ड क्यूई की अनुपस्थिति के कारण मैं भोजनालय में ही रुक गई। जिसे पता नहीं होता वो क्यूलान से पूछ सकता था। मैं एक कठिन जीवन जी रही हूँ, तुम्हारे जैसी आरामदेह नहीं, जहाँ तुम भरपेट खाना खाने के बाद बैठकर गपशप करती हो। उनकी टिप्पणी सुनकर कई लोगों के चेहरे नीले पड़ गए, लेकिन अंदर ही अंदर चेंग सू गुस्से से उबल रही थी। घर न लौटने की वजह से ही इतनी भद्दी अफवाहें फैल रही थी। देर हो रही है, मुझे भूख लग रही है, यह बेवजह बहस करने के बजाय घर जाकर खाना क्यों ना बना लूं? ताइगो पास आया और चेंग सू को डांटने लगा। उसे देखकर चेंग सू की भौहें तन गईं। वह इन अफवाहों को सुनकर परेशान थी, लेकिन उसका क्या वह भी यही सोचता था कि वह बेवफा थी? वह आज्ञाकारी होकर ताइगुओ के घर चली गई। चेंग सू कुछ असहज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचेगा। हम सब एक ही परिसर में रहते हैं, एक दूसरे को रोज देखते हैं, उससे बहस क्यों करें? क्या आपको लगता है कि यह अच्छा लगता है? ताइगो ने सख्ती से कहा। चेंग सू इसे स्वीकार नहीं कर सकी और पलटवार करते हुए बोली, जब लोग मुझ पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए मुझे अपमानित करते हैं तो क्या मुझे चुपचाप सहना चाहिए? माफ कीजिए, लेकिन यह मेरी प्रतिष्ठा का मामला है और मेरे पास इसे नजरअंदाज करने की क्षमता नहीं है, जैसा कि आपके पास है। तुम्हें अब भी इज्जत की चिंता है? तुम्हें घर न आने के लिए किसने कहा था? कौन जाने तुम बाहर क्या कर रही हो? ताइगो ने असंतुष्टि से उसे घूर कर देखा। C81, मानो या न मानो। बाहर परेशान होकर घर लौटी चेंग सू ने पाया कि उसके पति ने न केवल उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उससे सवाल भी किए और उसे नापसंदगी भरी निगाहों से देखा। उसका दिल सर्दियों की कड़ाके की ठंड की तरह जम गया। उसने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मैं दिन भर बाहर व्यस्त रही हूँ और मैं सचमुच तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम दिन भर मेरे साथ रेस्टोरेंट में थे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितनी व्यस्त थी, है ना? ताइगो ने एक भी आवाज नहीं निकाली। मैं मानता हूँ, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं रुका, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं इधर उधर मौज मस्ती कर रहा था। मैं रेस्टोरेंट में इसलिए रुका था क्योंकि मुझे सुबह भोर से पहले उठकर जल्दी से काम पर जाना था और सुबह से शाम तक काम करना था। चूंकि आप वहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने वापस आने की जहमत नहीं उठाई। मुझे वैसे भी अकेले ही खाना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी बुरी तरह बिगड़ जाएंगी। चेंग सू ने आगे कहा, मानो या न मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं, चेंग सू, तुम्हारे प्रति, ताइगो, पूरी तरह ईमानदार रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम मानो या न मानो, और तुम क्यूलान से भी पूछ सकते हो। मैं थक गया हूँ और खाना बनाने से पहले मुझे बैठना है। और हाँ, मैं भी इंसान हूँ और बेशक मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है, खासकर एक महिला होने के नाते। उसने अपनी बात खत्म की, फिर अपने कमरे में लौट गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनकर ताइगो ने अपना मुंह खोला और बुदबुदाया, मैंने कुछ नहीं कहा, वह किस पर गुस्सा हो रही है? उसने सब्जियों और मांस से भरे थैलों से लदी मेज की ओर देखा और उसके द्वारा धीमी आंच पर पकाए जाने वाले मांस बनाने की योजनाओं के बारे में सोचा, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिस्तर पर लेटी हुई चेंग सू ने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और गहरी पीड़ा से व्याकुल होकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। बाहरी लोगों की बातों को तो वह नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन उसके अपने पति ताइगो ने न केवल उसकी रक्षा करने में नाकामयाबी दिखाई, बल्कि उसे इतना गहरा दुख भी पहुंचाया। आखिर उसे उसके दिल में छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी? चेंग सू ने अपने सीने को पकड़ लिया, उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि यह मूल मेजबान की बची हुई चेतना थी या कुछ और, लेकिन उसे बेहद बेचैनी हो रही थी। उसने उस मूल मेजबान के पिछले जीवन के बारे में सोचा जिसने अधेड़ उम्र में एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण क्या था? क्या वाकई यह ताइगो के रवैये की वजह से हुआ था? लेकिन अगर वाकई यह सब उसकी वजह से हुआ था, तो ये समझ से परे नहीं था। उसके रवैये को देखो, कौन सी पत्नी इसे बर्दाश्त कर सकती है? चेंग सू ने हठपूर्वक अपने आंसू पोंछे और बुदबुदाई, छोड़ो, मुझे उससे बहुत उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा, यही सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर वह भरोसेमंद न भी निकले, तो भी मैं मूल मेजबान की तरह आत्महत्या नहीं करूंगी।
कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार वह उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, क्योंकि जिंदगी तो चलती ही रहती है। भला एक छोटी सी परेशानी की वजह से वह खाना पीना कैसे छोड़ सकती थी? क्या इन फलियों को पकाना चाहिए? मैंने तो इनके सिरे तोड़ दिए हैं। ची ताइगो ने अपने हाथ में हरी फलियों को उठाते हुए और उन्हें हिलाते हुए कहा। उसके लहजे में थोड़ी सी विनम्रता झलक रही थी। चेंग सू थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा, परेशानी के लिए धन्यवाद, इन्हें वहीं छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। फिर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा और इलेक्ट्रिक राइस कुकर के लिए चावल धोने लगी। ची ताइगो ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वह इस तरह की विनम्रता और ठंडेपन का आदी नहीं था। रसोई में चुनहुआ और गुएंग खाना बना रही थी। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। भाभी, मुझे माफ करना, मेरा इरादा गपशप करने का नहीं था। मैंने हेजिंग से बस इतना ही कहा था कि आप कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, चुनहुआ ने घबराते हुए कहा। चेंग सू ने हल्की सी मुस्कान दी, चावल धोने के लिए नल खोला और जवाब दिया, निर्दोष लोग बेदाग होते हैं और दोषी लोग दागदार। मैं दूसरों के मुंह पर काबू नहीं रख सकती। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग इतने छिछले होंगे। उनके शब्दों को वास्तव में चुनहुआ पर कटाक्ष के रूप में समझा जा सकता था, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर गुएंग बातचीत में शामिल हुई और बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी, निर्दोष तो निर्दोष ही होते हैं। वैसे आपका रेस्टोरेंट कहाँ है? ताइगो की सीमित आमदनी के कारण गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं भी नौकरी ढूंढने के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद चेंग सू उससे बात करने लगी। चुनहुआ को बोलने का मौका ही नहीं मिला और वह अपने कमरे में वापस चली गई। थोड़ी ही देर में वहां से लियांग शुरों की डांट भरी आवाज सुनाई दी। चेंग सू वहां से गुजर रही थी। उसने आवाज सुनी और बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गई।